सुनो बात सुनो। हम करेंगे क्या? हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। और प्रोबेबिलिटी का अगर पेपर तुम ले आते तो मैं अभी क्वेश्चन ही करा देता आपको जो इस साल आए थे। देखो, प्रोबेबिलिटी के आते हैं 10-11 क्वेश्चन हर बार। ठीक है, एनडीए में। तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन आएंगे एनडीए में? 10 से लेकर 11 क्वेश्चन। ये वाली नहीं जिसमें वो थे, जो पेपर इस साल का जिसके पास था ना। कोई बात नहीं, देखो। तो बात सुनिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम में बताना जरा आप। 10-11 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो कितने नंबर आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी आपको दे सकता है? तो आप कहेंगे कि सर मान लीजिए 300 नंबर का एग्जाम है, तो 300 में से 25-30 नंबर अकेला कौन दे सकता है आपको प्रोबेबिलिटी? ठीक है, 300 में से कितने नंबर दे सकता है बताइए आप? 25-30 नंबर। बहुत बड़ी बात है। जब आज का टाइम ये है कि बच्चे को 100 नंबर लेना भारी हो रहा है, तो 100 नंबर लेने में ही आप 25 नंबर तो कहाँ से ले सकते हैं बताइए आप? प्रोबेबिलिटी से। तो आपका 1/4 सिलेबस तो हो ही जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए कि प्रोबेबिलिटी के 30 30 नंबर की आए, और 30 में से मान लो, 30 का मतलब 12 क्वेश्चन बनेंगे, 12 में से दो ना कर पाए, 10 हम कर दें, तो भी आप कितने नंबर तक सिक्योर कर सकते हैं बताइए? 25 नंबर तक। ठीक है, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मैं पढ़ाता हूँ आपको, और पढ़ाने के बाद आपको मैं कल वो भी करा दूंगा, क्या PYQ जो आए थे ना अभी पेपर में। तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पूछता है और आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज भी करा दूंगा 2-4 क्वेश्चन। देखो, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ें क्या, मेन बात तो ये है। आज मैं आपको करा दूं, चलो, बहुत मेन चीज वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, आप बता दो क्या पढ़ना चाहते हो आप। एक तो इसमें मेन चीज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके इक्वेशन आते हैं बहुत सारे। एक है इसके अंदर बेस थ्योरम, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक है इसके अंदर आप मानिए कि जो बेसिक है, डाइस वाला, कोइन वाला, कार्ड्स वाला, ठीक है, डेज वाले क्वेश्चन, ये सब आता है। ठीक है, और इसके अंदर है फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो भी पूछ लेता है। तो ये सब है मेन मेन, और थोड़ा बहुत और जो अलग बच गया, बैक से बॉल निकालना, ये वो तो वो मिसलेनियस में मान लो आप। तो देखो, ये सिलेबस है प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें से क्या करना चाह रहे बताइए आप? पहला दिन क्या कराया जाए आपको? क्या बोलते हो? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाए, या आपको बेस थ्योरम कराई जाए, या आपको डाइस कोइन कार्ड डेज कराए जाएं, या फॉर्मूले वाले सवाल कराए जाएं, या फिर आपको मिसलेनियस कराए जाए? क्या बोलते हैं बताइए? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बता सकते हैं क्या आप करना चाहेंगे इसमें से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फॉर्मूले वाले सवाल, या बेस थ्योरम, या क्या? क्या करना चाहेंगे बताइए आप? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करा दूं आपको खत्म आज? हम्म। ठीक है, यस सर। चलो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करा देता हूँ आज। देखिए, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। देखो, एक बात मुझे बताइए, सबसे पहली बात तो, जो फैक्टोरियल होता है, क्या होता है फैक्टोरियल, ये आपको मालूम होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या है? जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, किसका फैक्टोरियल लिख रहा हूँ मैं बताइए? मान लो 5 का। तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो क्या होगा? 5 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई। सही बात है। मतलब 5 का फैक्टोरियल है तो शुरुआत किससे करोगे? 5 से। खत्म कहां पर करोगे? 1 पर। तो 5 4 3 2 1 कितना बना बताइए? कितना बना? 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करता हूँ सबकी। 120। हाँ, 5 4 3 2 1 बनेगा 120। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे ही 4 का करता हूँ, तो 4 का 1 तक गुना, 4 3 2 1, तो बनेगा 24। 3 का करेंगे तो क्या बनेगा? 6। 2 का करेंगे तो क्या बनेगा? 2। 1 का करेंगे तो 1। जीरो का भी क्या मान लेते हैं आप? 1। जीरो का भी 1 मान लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल क्या बनता है? 720। 7 का क्या बनता है? 5040। और 8 का क्या बनता है बताना जरा? 40,320। तो यहां तक तो फैक्टोरियल आप क्या करोगे बताइए आप? याद। फैक्टोरियल कहाँ तक, जीरो से लेकर कहाँ तक याद कर लोगे आप? 8 तक। अब देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। जैसे मान लो हमें सोल्व करना है 8C3। ठीक है, क्या सोल्व करना है अगर हमें बताइए आप? 8C3। तो इसको जल्दी कैसे सोल्व करें बताइए आप? एक स्टेप में कैसे सोल्व करें जल्दी?
उसका तरीका क्या है बताइए। 8C3 आपको सोल्व करना है। अच्छा पहले मुझे बताना जरा 8C3 का मतलब क्या होता है। 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है। मतलब मान लो हमारे पास 8 चीजें अवेलेबल हैं और 8 में से 3 चीजों को हमें क्या करना है बताइए, सेलेक्ट, छांटना है। तो उसको इसके लिए सी यूज करते हैं। तो इसको जल्दी सोल्व ऐसे करोगे, देखो जैसे 8C3 करना है, 10C4 करना है, 11C5 करना है, तो इसको जल्दी कैसे करोगे आप। तो आपने काम करना है, जैसे आप मुझे बताइए सी के नीचे कितना है वहां पर, जैसे सी के नीचे 3 है। तो आप ये करेंगे सी के नीचे अगर 3 है तो आप ये करेंगे कि जो नीचे 3 है ना, तो 3 का फैक्टोरियल यहाँ लिख देना नीचे। तो बताइए आप देखकर 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 6। यहाँ बताओ सी के नीचे कितना है, 4। तो 4 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे आप, 4 का लिखोगे 24। और जैसे यहाँ 5 है तो क्या लिखोगे, 120। तो बताओ जो भी नंबर सी के नीचे है उसके साथ क्या करोगे बताइए, उसका फैक्टोरियल कहाँ लिख दोगे, नीचे। अब ऊपर नंबर कितना है देखना जरा, 8। तो 8 है तो आप शुरुआत 8 से ही करोगे और एक एक नंबर कम करते जाओगे। जैसे 8 के बाद एक नंबर कम करोगे तो 7, 7 के बाद 6, फिर 5, 4। लेकिन रुके कहाँ पर, हम ऊपर कितनी टर्म्स लिखें। तो आपने ये देखना है नीचे अगर 3 है तो ऊपर टर्म्स भी कितनी आएंगी, 3। नीचे अगर 3 है तो टर्म्स भी आएंगी 3। जैसे 1, 2, 3। तो यही इसका आंसर है। तो बताओ कितना आएगा, 6, 6 कैंसिल होगा तो क्या आंसर आएगा, 56। यहाँ बताइए 10 है तो शुरुआत किससे करोगे, 10 से। और नीचे अगर 4 है तो ऊपर यहाँ 4 टर्म्स आएंगी, जैसे 10 है, फिर एक 9 आएगा, एक 8 आएगा और एक 7 आएगा। सही बात है, 10, 9, 8, 7। और यहाँ पर बताइए जैसे ये 11C5 को कैसे करोगे बताना जरा। 11C5 को, 11C5 में बताना जरा, नीचे तो क्या आएगा, 5 के नाम का 120। और ऊपर 5 टर्म्स आएंगी, शुरुआत कौन करेगा, 11। तो 11, 10, 9, 8, 7। तो बस 5 टर्म आ गए ना, 1, 2, 3, 4, 5। फिर कैंसिल कर देगा, जीरो इसको, ये इसको, ये इसको। तो ऐसे करना है सोल्व। तो बताइए जो फॉर्मूला आप एनसीआर वाला है इसको सोल्व करना सीख गए आप। जो भी नंबर नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल कहाँ लिखोगे आप, नीचे। और जो नंबर ऊपर है उसको कितनी बार ओपन करोगे, जितनी बार, कितनी बार ओपन करोगे ऊपर वाले नंबर को, जितनी बार नीचे लिखा है ना। तो एक काम करो, आप सोल्व करके दिखा दो, मुझे यकीन हो जाएगा कि आप कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा 9C4 कितना होगा, बताना जरा। 9C4 क्या बनेगा आंसर। बताइए 9C4 कितना बनेगा। देखो 9C4 में एक बात बताइए मुझे आप, कि बड़ा आसान है सोल्व करना। 9C4 में नीचे तो क्या आ जाएगा, 4 के नाम का 24। और 9 को कितनी बार लिख दोगे, 4 बार, 9, 8, 7 और 6। तो कितना आएगा देखो, 8 इसको 3 पे, 3 इसको 2 पे, 126 आ जाएगा। बताइए। हम्म। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए आप कर पा रहे हैं इसको क्या, 126 आया आपका, बताइए। सैम और अभिषेक हमारे साथ है अभी, ठीक है। यस सर, आया 126। है ना। तो आपने कुछ खास नहीं करना है यार, आपने जो नीचे वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल कहाँ लिख दोगे, नीचे। और ऊपर वाले को कितनी बार ओपन कर दोगे, जितना नंबर कहाँ लिखा है, नीचे। ठीक है। चलिए, तो ये होगा हमारा बेसिक बेसिक इसका। समीर गुप्ता बताइए, ये यही है आपका 126 आया है। चलें आगे। तो ये बेसिक बात होगी, उसके बाद एक दो बात और लिखो आप, देखो। अगर मैं कभी भी लिखता हूँ, एक बात समझिए आप। अगर मैं कभी भी लिखता हूँ जैसे कि मैंने आपको बोला कि 20C17, 20C17 सोल्व करो। कितना सोल्व करो बताइए, 20C17। तो पहले आप क्या करोगे ना, ऊपर अगर 20 है उसको तो 20 का 20 ही रहने दोगे। लेकिन जो नीचे 17 है, इस 17 को ऊपर वाले 20 में से माइनस करोगे। तो ऊपर वाले 20 में नीचे वाला 17 अगर माइनस करें तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। और अब 20C3 को सोल्व कर लोगे आप, कि जैसे आपको पता है कि भाई 20 को 3 बार ओपन करेंगे, 20, 19, 18। और 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो आप यहाँ बताइए, यहाँ कितना था पहले, सी के नीचे कितना था, 17। और वो 17 हमने कितना बना दिया बताइए, 3। कैसे बनाया,
17 3 कैसे बना? जब इस 20 में इस 17 को क्या कर दिया हमने? माइनस। बात समझ पा रहे हैं आप? 20 में 17 को क्या कर दिया गया है बताइएगा? माइनस कर दिया गया है। तो बस यही आपने करना है। तो माइनस कब करना है, पहली बात तो ये उठती है, हमने यही माइनस क्यों करा, वहां ऊपर तो माइनस नहीं करा था। माइनस केवल तब करना है, और माइनस देखो हमेशा करने की सोचनी है, और माइनस तब काम में आता है जब इसको घटाने पर जो नंबर मिले वो इससे छोटा मिले। जैसे 17 था, घटाने पर कितना मिला? 3, छोटा मिला ना, तो इसलिए घटाने का फायदा था। यहाँ देखो, आप मुझे बताओ 8C3 में क्या 8 में 3 घटाना चाहिए हमें? क्या मिलेगा 3 घटाने पर? क्या मिलेगा? 5। तो 5 तो बड़ा नंबर है, तो यहाँ नहीं घटाया। यहाँ भी 10 में 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 5। इससे बड़ा, तो यहाँ भी नहीं घटाया। तो कब घटाना है बताना जरा? जब छोटा नंबर मिलता हो, और हमेशा घटाने का सोचना है। जैसे मुझे बताओ 5C3 है, तो घटाओगे या नहीं घटाओगे? 5C3 क्या 3 को घटाओगे? घटाने का तब फायदा है जब इससे छोटा नंबर मिलता हो। तो 3 अगर घटाओगे तो 5C2 मिलेगा, जो कि छोटा है उससे, तो घटाएंगे। और इसको भी कर लेना, 5 × 4/2। ठीक है, ये बेसिक बात है। ठीक है, इसके बाद एक दो बात और लिख लो, फिर हम शुरू करते हैं जो मेन चीज थी हमारी। उस मेन चीज के लिए ये सब बताना जरूरी था। मेन चीज क्या है आज की? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यही पढ़ेंगे आज बस। ठीक है, इसके हर वैरायटी का सवाल मैं करा देता हूँ आपको। देखो, आप एक बात मुझे बताइए, जैसे मैं लिखता हूं NC1, तो आंसर क्या बनेगा? NC1 मतलब यहां नीचे 1 आ गया है, तो जो ऊपर n है यही n आंसर आता है। तो बताइए, नीचे 1 आने पर आंसर क्या बन जाता है? जो ऊपर नंबर है वही क्या बनता है हमारा आंसर। ठीक है, जैसे मान लो 10C1 क्या बनेगा बताइए? 10। ठीक है, 10 का 10 आ जाएगा। फिर आप लिखें, अगर NCN आता है तो आंसर 1 आता है, और NC0 आता है तब भी आंसर 1 आता है। तो बताना जरा, 1 आंसर कब कब आता है, किस दो केस में 1 आता है? जब या तो दोनों सेम हो, दोनों क्या हो? सेम। ये दोनों सेम है तब भी 1 आएगा। और या नीचे क्या आता हो बताइए आप? नीचे 0 आता हो। नीचे 0 आएगा तब भी आंसर 1 आता है, और सेम आने पर भी आंसर कितना आता है? 1। और n का n आंसर कब आता है? जब यहाँ पर क्या हो? 1 हो। तो बस इतना आप एक बार सीख लो, फिर करते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ठीक है, बताइए। हाँ जी, लक्ष्य क्या डाउट है बताइए। सत्यम कुमार। कोई डाउट नहीं है, एक बात मैं, अच्छा यहाँ पर देख लो आप। अच्छा एक बात आप समझिएगा, जब किसी के नीचे 2 आता है ना, जब किसी के नीचे 2 आता है, तो आप उसको फटाफट सोल्व कर सकते हो बिना पेन चलाए। देखो, जैसे मान लो किसी के नीचे 2 आया है, मान लो मैं बोलता हूँ 8C2, तो ये बड़ा आसान होता है। 8C2 सोल्व कैसे होगा बताना जरा? नीचे 2 है तो यहाँ भी 2 आता है, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2। और यहाँ 8 है, तो दो टर्म कौन कौन सी बनेंगी? 8 और 7। तो क्या आंसर बनेगा बताइए आप? 28। तो आप देख रहे हैं, नीचे 2 आने पर तो फटाफट आंसर आता है 1 सेकेंड में। 2 का तो 2 है। दे दो उसको। 2 का तो 2 है, और 8 को 2 बार लिखेंगे तो 8 × 7। चलिए अब शुरू करते हैं मेन चीज जिसके लिए हम आए हैं, क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। करें स्टार्ट, बताइए। ठीक है, अभिषेक और सैम, बताइए आप। यहाँ तक ठीक है, सब चलते हैं आगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इसके। अब जो है मेन चीज यस बाइनोमियल। सर ठीक है। हम्म, ठीक है यहाँ तक। लिखिए, आपने लिखना है भैया क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अच्छा देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिक बेसिक आपको ये हेड टेल कोइन डाइस, ये सब बेसिक बेसिक तो पता होना चाहिए। जैसे डाइस के ऊपर अगर एक बार डाइस थ्रो करते हैं तो कितने केस बनते हैं पता है आपको? 6 केस बनते हैं ना। वो मैं आपको बताऊंगा, चलो नहीं, अगर आपको ध्यान है। देखो एक बात आप लिखिएगा, एक बात आप नहीं लिखनी। जैसे मान लो कोई कोइन है, ठीक है, ये मैं बेसिक करा रहा हूँ पहले इसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई कोइन है, उसको 10 टाइम्स हमने टॉस किया। सिक्के को कितनी बार उछाला बताइए आप? 10 बार। 10 बार उछाल दिया।
क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से, क्या प्रोबेबिलिटी है 10 में से 8 टाइम हेड आएगा? 10 में से 8 बार क्या आएगा बताइए, हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये सवाल है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, बताइए। काम किया है आपने, कोई क्या काम किया बताना जरा। आपने कोइन फेंका है। कोइन आपने कितनी बार फेंका है बताइए। कोइन आपने 10 बार फेंका है। उस 10 बार में से कितनी बार हेड आएगा? 8 बार। इसकी क्या बतानी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है। तो कैसे बताएंगे बताइए, सोचिए आप। क्या लगता है आपको 10 में से 8 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, इसके इसका एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला अगर आप ध्यान रख लें तो आप मान लें कि आपके 5 नंबर एनडीए में आ सकते हैं। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कितने नंबर की आती है? 25 से 30 नंबर की। तो 25 30 में 2.5 से लेकर 5 नंबर तक का आता है क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके कितने नंबर पक्के हो सकते हैं बताइएगा? ज्यादा से ज्यादा 5, या ढाई। ढाई तो होंगे ही होंगे। तो बताइए, एक फॉर्मूला आपने लिखना सीखना है। वो फॉर्मूला है NCR, P की पावर R और Q की पावर N-R। इस फॉर्मूले को आपने सीखना है। इस फॉर्मूले को आपने लगाना है, 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो क्या फॉर्मूला बताइए आप? फॉर्मूला है NCR, P की पावर R और Q की पावर N-R। इस फॉर्मूले में सबसे मेन बात तो ये है कि N क्या है। N क्या होता है, देखिए आप। N ये होता है कि कोई काम आपने कितनी बार किया है। इंग्लिश में बात करें, नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल मतलब काम आपने कितनी बार किया। तो इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन में क्या काम हुआ है? इस क्वेश्चन में काम कोइन उछाला हमने। तो कोइन कितनी बार उछाला है मुझे बताइए। 10 बार उछाला है, तो एन हमारा 10 हो जाएगा। एन, आई होप समझ में आया होगा कि कोई काम कितनी बार आपने किया है। उसके बाद आप देखिएगा कि आर क्या होता है। आर, आर होता है कि कितनी सक्सेस हमें चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस। तो मुझे बताइए, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, 10 बार तो हमने कोइन को उछाल दिया। क्या प्रोबेबिलिटी है 8 बार क्या आए, हेड आए। तो हेड का आना ही क्या है, सक्सेस। सक्सेस क्या होती है, मतलब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है हेड आए, तो हेड का आना सक्सेस है। जो भी वो बोल रहा है वही सक्सेस है। तो उसने क्या बोला, हेड आए। तो हेड का आना क्या है मुझे बताइएगा, सक्सेस। तो सक्सेस कितनी बार चाहता है वो? 8 बार। तो आर हमारा हो जाएगा 8। तो बताइए, एन और आर समझ में आपको आया होगा। एन क्या होता है, कोई काम कितनी बार किया। और आर क्या होता है कि उसमें से कितनी बार सक्सेस हमें चाहिए है। क्वेश्चन में सब दिया होगा। तो एन हमारा कितना है, अरे यार, एन हमारा कितना है 10, और आर हमारा कितना है 8। क्लियर बात है। अब मुझे बताइए कि पी और क्यू बच गया, पी और क्यू। पी, पी है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए। आप पहले मुझे बताइए, सक्सेस कब मिलेगी? जब क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हेड आएगा। तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है कोइन पर? अब यहां इतना बेसिक आपको आना चाहिए, कोइन के ऊपर हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? हाफ प्रोबेबिलिटी तो हेड के आने की होती है, और हाफ प्रोबेबिलिटी टेल के आने की होती है। बेसिक बेसिक बातें, हाफ हाफ होता है कोइन पे। तो मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में पूछा है हेड का आना, तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, आप क्या बोलोगे, 1/2। और क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कि भाई हेड ना आए। तो मुझे बताना जरा, हेड नहीं आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड आने की 1/2 है, और ना आने की, आगे देखो ना, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो टेल की भी 1/2 है। तो पी भी 1/2 है, और क्यू भी क्या है, 1/2। और एक बात आप ध्यान देंगे, पी प्लस क्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। पी प्लस क्यू किसके बराबर होता है बताइए आप, 1 के बराबर। ठीक है, पी प्लस क्यू कितना होता है, 1 के बराबर। मतलब 1 में से अगर पी को घटा दें तो क्यू मिल जाता है, और 1 में से क्यू को घटा दें तो पी मिल जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप? 1 में पी घटाएंगे, क्यू मिलेगा। 1 में क्यू घटाएंगे, पी मिलेगा।
पी और क्यू का सम कितना होता है बताइए, 1/2। और फॉर्मूला क्या लिखवाया है मैंने, ये फॉर्मूला भी आप सीख जाओ तो 2.5 नंबर एनडीए में पक्के आपके, और 5 भी आ सकते हैं। तो बताना मुझे जरा क्या फॉर्मूला लिखवाया, NCR, पी की पावर कर देना आर और क्यू की पावर कर देना N-R। और इसमें एन क्या है, कोई काम कितनी बार किया, आर क्या है, कितनी सक्सेस चाहिए, पी है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और क्यू है सक्सेस ना मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे बताइए एन कितना लिखोगे आप, 10, आर कितना लिखोगे, 8, पी कितना लिखोगे, 1/2, 1/2 की पावर 8 और अगले 1/2 की पावर 2। ठीक बात है। अब मुझे बताओ 10C8 सोल्व कैसे होगा, 10C8, क्या इस 8 को 10 में से घटाना चाहिए बताइए, घटाना चाहिए क्योंकि छोटा नंबर बन रहा है, तो 10C2 बनेगा। अच्छा 1/2 की पावर 8 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो कितनी पावर हो जाएगी, 10। 10C2 मैं उम्मीद करता हूं हर कोई सोल्व कर लेगा, 10 × 9 अपॉन में 2, और 2 की पावर 10 होती है 1024। ठीक है जी, क्या होती है 1024, तो आंसर आ जाएगा 45/1024। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आई है बताइएगा, 45/1024। देखो 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, यहाँ 1/2 की पावर कितनी है, 8, यहाँ 1/2 की पावर कितनी है, दोनों पावर जुड़ेंगी तो 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। तो बस यही फॉर्मूला है, यही सब कुछ है। इसको कर लो, इसकी वेरिएशन में करा देता हूँ अभी। 2.5 नंबर इसके हर बार आते हैं बच्चे, फिर भी नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। फॉर्मूला बड़ा आसान है, NCR, पी की पावर आर, क्यू की पावर N-R। अरे यार ठीक है, तो बस ये ध्यान देना आपने। तो बस क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए आप, NCR, पी की पावर आर, क्यू की पावर N-R। तो इसमें कहीं भी डाउट है तो मुझे बता दो, एन में, पी में, क्यू में, आर में, बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, समीर और सैम और क्या था, अभिषेक। ठीक है, कर लोगे इसको, कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो मुझे बता दो कि सर ये कैलकुलेशन दोबारा करा दो। ठीक है। 10C8 क्लियर है अगर सर। क्लियर है, 10C8 अगर सोल्व करना है तो उसको पहले 10C2 लिखेंगे, फिर सोल्व कर लेंगे, 45 वो बनेगा, और 2 की पावर 10 कितना है, 1024। समीर गुप्ता बताइए कहाँ डाउट आ रहा है आपको। पढ़ाई कम हो रही है आपकी। पढ़ाई होगी यार, पढ़ाई की कम हो रही है तो कुछ और काम ज्यादा हो रहे होंगे। पढ़ाई कम हो रही है तो कुछ और कर रहे होगे, सो रहे हो गया तो ज्यादा, या ज्यादा कहीं घूम रहे होगे, तो उनको कम करो ना भाई। हाँ, अब आदमी देखो फ्री तो रहता नहीं, आदमी कुछ ना कुछ तो करता है। पढ़ाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब कुछ और कर रहा है, या सो ही रहा है, कम से कम तो सोना कम करो या तो। नहीं, तो बताइए कर लोगे ये क्वेश्चन, NCR, पी की पावर आर और क्यू की पावर N-R। एक बात को समझिए आप सभी, बात कुछ ऐसी है, देखिए। आप मुझे बताइए कि अगर मैं लिखता हूं कि कॉइन हमने 10 टाइम टॉस किया, और क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 9 टाइम्स हेड आएगा, एटलीस्ट 9 बार क्या आएगा, हेड। तो बताइए इस क्वेश्चन में मुझे बताना जरा, एन कितना होगा, एन कितनी बार टॉस किया कॉइन हमने, 10 बार ही कह रहा है, एन तो 10 ही होगा। और हेड टेल में पी और क्यू दोनों सेम होते हैं, कितना होता है, 1/2। बात यहां पर मेन है आर की, आर कितना होगा, एटलीस्ट 9, कम से कम 9। एटलीस्ट 9 का मतलब क्या है, अच्छा पहली बात तो जो आर होता है ना, आर, आर की वैल्यू होती है 0 से लेकर एन तक। आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बताइए आप, 0 से लेकर एन।
आर मतलब सक्सेस। सक्सेस आपको कितनी मिल सकती है बताओ? कम से कम तो क्या पता एक भी ना मिले, जीरो। और कितनी मिल सकती है? जितनी बार आप कोशिश करोगे। तो कोशिश आपने करी 10 बार, तो सक्सेस मिलेगी 0 से लेकर 10 तक। अब मुझे बताइए आप एक बात कि कम से कम का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट। क्या मतलब एटलीस्ट का? कम से कम 8, कम से कम 9। देखो आपने क्या करना है ना, कम से कम 9 लिखा है ना, तो आपने क्या करना है, 9 को तो लिखना ही लिखना है। और एटलीस्ट लिखने के बाद उस नंबर से बड़ा नंबर देखना है। तो 9 से बड़ा देखना है, 9 से, तो 9 से बड़ा कितना? 10। बस। सक्सेस 10 तक ही मिल सकती है, 10 से ज्यादा 11 बार नहीं मिलेगी, क्योंकि काम ही आपने 10 बार किया है। आर की वैल्यू कहां तक जा सकती है मैक्सिमम? 1 से 9। 9 उसमें भी आएगा, है ना? तो ये आएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 9 और 10। तो कितने केस बनाने पड़ेंगे बताइए हमें यहाँ पर? दो। एक बार आर को लेंगे 9, और एक बार आर को क्या लेंगे? 10, और दोनों केस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? तो क्या समझ में आया आपको? बताना जरा। एटलीस्ट लिखा होने से उस नंबर के कहा जाना है? आगे, बड़ा। जैसे 9 से बड़ा क्या होगा? 10। बस। और 9 को तो पक्का लेना है। हाँ, अगर यहाँ 12 होता, 12 बार हमने किया होता, तो 9 के बाद 10 आता, फिर 11, फिर 12। मतलब कहाँ तक जाना होता है आपको? एन तक। जितनी बार काम किया उतनी बार। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ, अगर वो लिखता एटमोस्ट 9 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 9 सक्सेस, अब आप आर की वैल्यू क्या लेते हैं? देखो, एटलीस्ट 9 बोल ले या एटमोस्ट 9 बोल ले, 9 तो लेना ही है। एटलीस्ट में उस नंबर से आगे जाना है, और एटमोस्ट में उस नंबर से पीछे आना है। तो 9 से पीछे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इतने सारे केस आपको बनाने पड़ेंगे। नहीं, इसका शॉर्टकट है एक, मैं अभी बताता हूं, पर मतलब इसका ये होता है। तो बताइए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब उस नंबर से आगे बड़े नंबर। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? उस नंबर से छोटे नंबर। ठीक है। अब एक बात समझिए आप, अब जब इतने केस पूछता है वो, तो अपने इतने केस निकालने नहीं है। मुझे बताओ, आप आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है इस क्वेश्चन में? आर की वैल्यू कम से कम 0 होगी। नहीं, आर की वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेकर 10 तक, यही वैल्यू हो सकती है, कम से कम 0, और मैक्सिमम कितना होगा? 10। यहां मुझे बताओ, कौन सा केस बच गया है? 0 इसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन सा केस बच गया? एक 10 वाला बच गया। तो जब आपको बहुत ज्यादा केस पूछ ले, तो आप ये चेक करो कि भाई केस बचा कौन सा है। तो कौन सा केस बचा है? 10 वाला। तो आप एक काम करो, 10 वाला केस को ही सोल्व कर लो, इन सबको करो ही मत, सिर्फ किसको कर लो? 10 को। और जो आंसर आएगा, उस आंसर को 1 में से माइनस कर देना। आंसर को किस में से माइनस कर देना? 1 में से। तो ये आप, ये शॉर्टकट है। जब भी कभी ज्यादा केस आए तो क्या करोगे बताओ? ज्यादा केस आए तो क्या करोगे? आप ये चेक करोगे भाई कौन सा केस बच गया है। तो बताना जरा, 0 से 9 तक कौन सा नंबर बच गया अब? 10। तो 10 को सोल्व करोगे, और आंसर को 1 में से क्या कर दोगे बताइए आप? माइनस। भाई पूरा सोल्व करो, पूरा सोल्व करके उसको 1 में से क्या कर दो? माइनस। ये आपने काम करना है। तो बताइए, ये था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, अभी वो वैरायटी करा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बताइए, कर लोगे इसको? तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एटलीस्ट में कहा जाओगे? उसके नंबर के आगे। एटमोस्ट में कहा होगे? उसके नीचे। और बस, ठीक है। ज्यादा केस आएंगे तो आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे। आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बता दो आप? आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक होती है। आर की वैल्यू होती है 0 से लेकर एन तक। ये है मेन बातें। अब देखो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर इस बार एनडी में अगर आया हो तो इस पे फिर मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ। आपको मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर इस बार एनडीए में अगर आया होगा ना, तो वही करा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चलेगा कि एनडीए में आजकल क्या आ रहा है और कितना आप कर पाएंगे उसको।
तो ये फॉर्मूला NCR, P की पावर R, Q की पावर N-R। देखो इसके ऊपर एनडीए में इस बार एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको करा देता हूँ। इस बार एनडीए में आप यकीन मानने, ये कितने नंबर का आया था? 7.5 नंबर का। देख रहे हैं, मैं तो अभी 5 ही बता रहा था। ये कितने नंबर का आया था इस बार जो अभी एग्जाम खत्म हुआ आपका? 7.5 नंबर का ये टॉपिक आया है। तो मैं वो कराता हूँ, देखो अभी 20 मिनट पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ कि जो पेपर में आए हैं वो कितने ही टफ आए हैं, और क्या आप उनको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप अपने सामने चेक कीजिए। देखो, और पेपर भी कौन से की बात कर रहे हैं हम, बताना जरा, जो कब हुआ था? 10 दिन पहले, 21 अप्रैल वाला। देखो तो मेरे को समझ ये नहीं आ रहा यार, बच्चे कर क्यों नहीं पा रहे जब इतना आसान आसान ही पेपर आ रहा है, सब कुछ यही बेसिक बेसिक बातें हैं, फिर भी बच्चे कह रहे हैं सर ये नहीं करा वो नहीं करा। देखो आप लिखो, एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो आपकी एग्जाम में आया था। आप मुझे बताइए आपको क्वेश्चन देखकर कैसा लग रहा? देखो क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था इस बार 21 अप्रैल वाले पेपर में कि कह रहा है कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आया था एनडीए में इस बार। और क्या सवाल आया था कि उसका मीन तो दे रखा है 5। मीन क्या दे रखा है? 5। उसका वेरिएंस दे रखा है 4। और 5 की पावर 23, प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, ये बराबर में दे रखी है लेमडा और 4 की पावर लेमडा। तो ये सवाल दे रखा है इतना अजीब सा, और लेमडा आपने बताना था। ऑप्शन है 3 होगा, 5 होगा, 23 या 25। देखो अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ये एग्जाम में आया था इस बार। सबसे पहली बात तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, देखो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कुछ फॉर्मूला है, वो लिखो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पहला फॉर्मूला तो ये है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में? मीन। तो मीन वैसे क्या होता है ये बात तो हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, बस फॉर्मूला जरूर ध्यान रखेंगे हम। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? एनपी। क्या फार्मूला बताइए मीन का? एनपी। मतलब एन का अगर पी से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? हमें मीन मिल जाता है। फिर एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। वेरिएंस हमें तब मिलता है जब हम एन का, पी का और क्यू का तीनों का गुणा कर दें। तो बताइए मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन का एन का किससे गुणा करना पड़ता है? पी से। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? जब एन का, पी का और क्यू का तीनों का क्या कर दें? मल्टीप्लाई। और मुझे बताना जरा वेरिएंस क्या होता है? आपने 11th में सुना तो होगा स्टैटिस्टिक्स में। तो वेरिएंस होता क्या है ये तो बाद में बात करेंगे हम, ये एक अलग चैप्टर की बातें हैं। बाकी फॉर्मूला ध्यान हमें रखना है। तो बताइए क्या होता है वेरिएंस? एनपीक्यू। और मीन क्या होता है? एनपी। अब देखो यहाँ पर मुझे बताना जरा, क्वेश्चन में मीन कितना दिया हुआ है? मीन जल्दी बताओ कि आप देखना क्वेश्चन कितने किस लेवल के आ रहे हैं। मीन कितना दिया हुआ है? 5। और मीन का फार्मूला क्या है हमारा? एनपी। तो एनपी की वैल्यू 5 दे दी उसने। फिर वेरिएंस उसने 4 दिया। वेरिएंस का फॉर्मूला बताना जरा मुझे। एन पी क्यू, ये कितना दिया उसने? 4। एक बात बताओ, इन दोनों को क्या सोल्व कर लेंगे हम? ऊपर से एनपी की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पर? 5। तो 5 क्यू बराबर 4, तो क्यू कितना आया? 4/5। तो क्यू हमें मिल गया यहां से। क्यू अगर 4/5 है तो पी कितना होगा? हमें पता है ना, पी प्लस क्यू 1 होता है, लिखवाया था आपको। पी प्लस क्यू अगर 1 है तो पी कितना? पी होता है 1 में से क्यू को घटा देंगे। तो 1 में से अगर 4/5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1/5। तो पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब जो ये पी है इसको रख दो सबसे ऊपर, यहां पर रखना जरा पी की वैल्यू। पी के साथ 1, एन के साथ 1/5 बराबर 5, 5 यहां चला जाएगा। एन कितना आ जाएगा? 25। तो यहां तक एक बार डाउट आप आराम से लो। तो हमने एन निकाल लिया, हमने पी निकाल लिया, और हमने क्या निकाल लिया? क्यू। एक बार आराम से देख लो, आराम से देखिए आप। मीन कितना दे रखा था? 5। मीन का फार्मूला क्या होता है? एनपी। वेरिएंस कितना दे रखा था? 4। क्या फार्मूला होता है वेरिएंस का? बताना जरा। एन पी क्यू। एनपी ऊपर से 5 यहां लिखा, 5 नीचे आया, क्यू आ गया 4/5। क्यू 4/5 आने के बाद पी कितना आ जाएगा? 1/5। पी 1/5 यहां रखा तो 5 यहां चला गया, 5 और 5 25, किसकी वैल्यू आ गई बताइए आप? एन की वैल्यू आ गई। सब कुछ पता चल गया हमें, एन पी क्यू।
यहां तक एक बार डाउट लो आप कि क्या ही दिक्कत है इसमें, बताइए। कर लोगे? तो एन हमारा कितना आया बताइए, 25। पी कितना आया देख लो, कहाँ है पी? 1/5। क्यू कितना आया? 4/5। तुम्हें क्या हुआ? मच्छर ने काट लिया क्या? ये कैसा भाई, थोड़ा मच्छर है यहाँ पे? एक दो तो होगा ही। यहाँ देखो, आप मुझे बताना जरा। इस फॉर्मूले में ये आंसर बताओ, आंसर आई तो गया। बताओ, 5 की पावर क्या दी है? 23। 5 की पावर क्या दी है? 23। अच्छा यहाँ देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये क्या है? पी का मतलब, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। और एक्स बराबर 3। मैं, आप ये पूछोगे सर एक्स क्या है? एक्स तो हमने करा ही नहीं अब तक। एक्स जो है वो आर ही है। जो ये एक्स देता है ना, एक्स की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू। तो बताओ, आर उसने क्वेश्चन में कितना दे दिया मुझे बताइए आप? आर उसने 3 दे दिया। एन पी क्यू आई चुके हैं। फॉर्मूला बता दो एक बार, क्या फॉर्मूला लिखवाया था अभी अभी? जो मैंने कहा था ये फॉर्मूला 2.5 नंबर दिलाएगा, क्या फॉर्मूला था बताना जरा, जो आज ही लिखवाया था। एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर n-r। तो बताना जरा, एन अभी अभी कितना आया? 25। सी आर कितना होगा? आर इसने दिया है 3। पी बताओ, पी कितना है? 1/5। क्यू कितना है? 4/5। पी की पावर बोलो कितनी होती है? पी की पावर होती है आर यानी कि 3। और क्यू की पावर होती है n-r यानी कि 22। सही बात है। और यहाँ है लेमडा और 4 की पावर लेमडा। ये स्टेप लिखना कितना ही मुश्किल है मुझे बताइए। एक ही स्टेप तो लिखा, कौन सा फॉर्मूला? NCR, पी की पावर आर और क्यू की पावर n-r। एक बात मुझे बताइए आप, 5 की पावर 23 तो ठीक है, 25C3 कैसे सोल्व होगा? क्या मैंने पढ़ाया आपको इतना आज? 25C3 सोल्व कैसे होगा बताओ ना भाई। 3 का फैक्टोरियल कितना नीचे आएगा? 3 का 6 नीचे आएगा। और 25 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। क्या लिखोगे? 25, 24, 23। ठीक बात है। आप मुझे बताइए कि 1/5 की पावर 3 है, 4/5 की पावर 22 है। आप मुझे बताओ, 1 की पावर 3 1 ही होगा। 4 की पावर 22 लिख दो, 4 की पावर 22। 5 की पावर बताओ कितनी दिख रही है आपको टोटल? 5 की पावर, 5 की पावर टोटल कितनी दिख रही है मुझे बता दो। यहाँ देखो ना, 5 की पावर 3 तो ये रही, 5 की पावर 3 तो ये है, और 5 की पावर 22 ये है। तो 5 की टोटल पावर कितनी बन गई बताना जरा। नीचे वाले 5 की टोटल पावर बताओ ना, 3 तो ये 22 ये, ऐड करोगे तो 25। तो 5 की पावर कितनी बची? 25। और लेमडा इंटू 4 की पावर लेमडा। अब इनको कैंसिल कर दो, मुझे बताओ, आंसर आपके सामने है। कैंसिल कर दो इनको। आप मुझे बताइए कि 5 की ऊपर कितनी पावर है? ऊपर 5 की 23 पावर तो ये, और ये 25। 25 5 की कितनी पावर होती है? अरे 25 कब आता है? 5 की कितनी पावर करने पर आता है? 5 की पावर 2। ऊपर देखना जरा, 5 की कितनी पावर है? 23 और 2। और नीचे कितनी पावर है? तो ऊपर नीचे सेम, तो कैंसल, ये और ये कैंसल हो जाएगा। 6 इस 24 को किस पे कट करेगा? 4 पे। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां 4 के साथ क्या बचा? 23। 4 की पावर कितनी होगी बताओ? 4 एक यहां पर है और 22 पावर यहां पर है। 4 की कितनी पावर होगी? 1 4 ये है और 4 की पावर 22 ये है। तो 4 की पावर कितनी होगी? 23। 22 तो ये है और एक ये रहा, तो 4 की पावर 23 बराबर है लेमडा और 4 की पावर लेमडा। कंपेयर करना इनको, लेमडा कितना होना चाहिए? अरे कंपेयर करो ना, लेमडा कितना होना चाहिए? 23। आंसर क्या है? 23। क्या आंसर बताइएगा? 23। मैं मानता हूं कि सवाल में टाइम लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते हो। बताओ, कर तो सकते ही हो। टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम काफी है हमारे पास। हमें एग्जाम में 50-60 क्वेश्चन अगर कर दें तब भी एनडी निकल रहा है हमारा। ठीक है। तो टाइम है आपके पास। और फॉर्मूला कौन सा लगा है? एनसीआर वाला। तो इसको एक बार आराम से चेक कर लो, ये आता है एनडीए में, ये लेवल है एनडीए का आज आज के टाइम। आप देखो, अभी आपने एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है। तो इस तरह अगर आप सीख जाए
कौन सा फॉर्मूला लगाना बताइए, NCR वाला, P की पावर R Q की पावर N-7। 5 नंबर गारंटीड है आपके एग्जाम में। और इस बार तो कितने नंबर का आया था ये, 7.5 नंबर का। सोचो, अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। बात समझ पा रहे हैं आप? कितने नंबर का आता है ये फॉर्मूला? 7.5 नंबर का। सोचो आप, जब बच्चों को 100 नंबर लेने में दिक्कत आ रही है तो 7.5 नंबर तो सिर्फ ये दे रहा है हमें, सिर्फ ये फॉर्मूला। पर वही बात है कि बच्चे पढ़ते हैं तो घर नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, आप एक बार देख लो। बताइए। तो ये आता है एनडीए में, देखो आप, 10 दिन पहले ये पेपर में आया था। तो आप बताना जरा, जो ऑनलाइन 2 बच्चे देख रहे हैं, आप करके आए थे इस क्वेश्चन को या नहीं करके आए थे? क्या था आपका सीन, बताना जरा। नहीं करके आए थे सर। और दूसरा बच्चा? नहीं करके आए थे सर मैं। तो आप देखो ना यार, ये कितना आसान है। वही एन है, आर है, पी है, क्यू है, ये पेपर में आया था। और ये बस इतनी थ्योरी जितनी मैंने बताई आपको, बस थोड़ा ये है कि इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस आप अगर कर ले तो ये क्वेश्चन होने लायक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई क्वेश्चन हो ना पाए, इतने आईआईटी जेईई के सवाल तो नहीं है। सिंपल सिंपल है, मीन दे देगा, वेरिएंस दे देगा, एन निकाल लेंगे, पी निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे। एन पी आने के बाद फिर ये फॉर्मूले में रख देंगे, एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर N-R। बताइए, इसको नोट कर लो, देख लो। ठीक है, कौन सा स्टेप दोबारा बताना है वो मुझे बता दो। तो देख रहे हैं आप, आपके 7.5 मार्क्स सिर्फ कहां से आ सकते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यही मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी आ रही है आजकल 25-30 नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी अगर पूरा पढ़ के आप 25 नंबर भी ले लें, उससे 20 नंबर भी ले लें, तो बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत बड़ा एक नंबर उससे आ जाएंगे। हटा दें इसको, बताइए। करें अगला, अगला क्वेश्चन कराऊं जो एनडीए में आया था इस साल। बताइए। यस सर। ठीक है, अगला करा देता हूँ, देखो। लिख लिया आपने? ये वाला होगा, इधर वाला, या कौन सा कर रहे हैं आप? उधर वाला कर रहे हैं? जल्दी देखो। ठीक है, तो बताइए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? मीन बताना जरा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एन पी, और वेरिएंस क्या होता है? NP/Q। इसके आप सुनिएगा, 4 फॉर्मूले होते हैं, वो लिख लो आप। देखो, एक तो इसका होता है मीन, तो लिखिए आप, मीन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है जब n का गुणा किससे कर दें, बताइए आप, p से। फिर इसका वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ये होता है सॉरी, वेरिएंस ये होता है जब n का गुणा किससे कर दें, p से और q से। फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ज्यादा चिल्लाने पर खांसी आ रही है यार। स्टैंडर्ड डेविएशन सुना आपने नाम 11वीं क्लास में, स्टैंडर्ड डेविएशन का? तो वो उसका फार्मूला होता है √NP/Q। यही बार बार आता है। और एक नंबर 4, एक नया ट्रेंड में चल रहा है, मोड। मोड भी आपसे पूछ सकता है। तो मोड होता है N+1, उसका P से गुणा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये समझिए आप, N+1 इंटू पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये 4 फॉर्मूले आप याद कर लो, आपके 5 नंबर एग्जाम में पक्के हैं। ठीक है, 4 तो ये फॉर्मूले याद कर लो जो आपके बगल में लिखे हुए हैं। कौन कौन सा? मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड। 4 फॉर्मूले तो ये याद कर लो। और एक जो इन सब का मेन फार्मूला, वो याद कर लो। कौन सा फार्मूला बताइए? NCR, P की पावर R और Q की पावर N-R। बस इतने फॉर्मूलों में आपके 5 से लेकर 7.5 नंबर आ सकते हैं। बस 5 फॉर्मूले यार, बताओ। ठीक है, सिर्फ ये 5 फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हुए हैं। हर फॉर्मूले में क्या क्या यूज हुआ है? NP और Q और R, बस। NP/Q/R, बस ये 3-4 लेटर हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो एग्जाम में इसी साल आया था। और अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसी साल 10 दिन पहले, वो था आपका 5 नंबर का। ऊपर भी लगवा लिया वहां पे। ऐसा क्या, यहाँ पे बैठे बैठे अभी हुआ है क्या यार? तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब?
तो ये क्वेश्चन देखो, ये आया था एग्जाम में, और कितने मार्क्स का आया था? 2.5 नंबर का। और 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आया था, वो लिखो। देखो, ये बोल रहे, ध्यान से देखना, एनडीए का लेवल क्या है आज के समय। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक कोइन है, उसको एन टाइम्स थ्रो कर दिया। तो बताइए, कोइन को कितनी बार फेंक दिया, बताइएगा, एन टाइम्स। और फिर ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, किसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिले उसको? एटलीस्ट वन टेल ये मिले उसको, ये प्रोबेबिलिटी तो है पी। ठीक है। और फिर ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी कि उसको मिले एटलीस्ट टू टेल, कम से कम एक टेल मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। और कम से कम दो टेल मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है। और उसने बोला है पी माइनस क्यू 5/32 है। ये इंफॉर्मेशन उसने दी है इस क्वेश्चन में। तो बताइए, कोइन को कितनी बार फेंका गया है आपके सामने? एन बार। और क्या पी और क्यू दो प्रोबेबिलिटी उसने दे दी? पहली प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, बता दो? कि हमें क्या मिले, कम से कम एक टेल। और क्यू किसकी प्रोबेबिलिटी दे दी? कि हमें कम से कम दो टेल मिले। पी माइनस क्यू कितना दे दिया? 5/32। इस क्वेश्चन को करने के मिलेंगे आपको 5 नंबर। तो बताइए, इसमें एन बताना कितना होगा। तो यहां देखो, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ऑब्वियसली एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, यही फॉर्मूला बार बार आपने लगाना है। मुझे बताना जरा, मीन कितना होगा? मीन एन का पी से गुणा करना है। वेरिएंस कितना होगा? एन का पी का क्यू का गुणा करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? एन पी क्यू करके उसका क्या करना है? रूट। और मोड पे स्पेशल ध्यान दे, मोड क्या लिखा हुआ है मैंने, बताना जरा। मोड पे स्पेशल ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है मोड? n+1, उसका किससे गुणा करना है? p। और ये ब्रैकेट कैसी है? क्लोज क्लोज कुछ नहीं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आम ब्रैकेट नहीं है, ध्यान देना इस पे। इसके आगे लिख भी लेना। हाँ, ये सिर्फ मोड के साथ है। मोड के साथ वाली जो ब्रैकेट है, ये आम ब्रैकेट नहीं है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली ब्रैकेट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, वो आई होप आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगा जब मोड निकालेंगे किसी सवाल में। ठीक है, ध्यान रखना, ये मोड वाली ब्रैकेट के आगे लिख लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ब्रैकेट है, ये सिंपल ब्रैकेट मत मान लेना इनको। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो, आप मुझे बताइए, इसमें जो है, कोइन कितनी बार टॉस किया बताइए हमने? एन बार। कोइन कितनी बार टॉस किया बताइएगा? एन बार टॉस किया है। आप पहले प्रोबेबिलिटी दे रखी है दो, इन दोनों को सोल्व करना आपने। पहले सोल्व करते हैं फर्स्ट वाली को। फर्स्ट वाली में किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है मुझे बताओ? वन टेल। किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है? एटलीस्ट वन टेल। इसको सोल्व करते हैं, बड़ा बड़ा आसान सवाल है। और दूसरे वाले में किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बताना जरा? एटलीस्ट टू टेल। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, एटलीस्ट वन टेल और एटलीस्ट टू टेल। मुझे एक बात बता दो बस, इस पूरे क्वेश्चन में एन क्या है? एन। एन तो एन ही इसमें दे, एन एन ही तो बताना है, एन तो एन है, ठीक है। क्वेश्चन किसका है? टेल का। हेड और टेल में पी और क्यू कितने होते हैं, क्या आपको मालूम है? हेड और टेल के क्वेश्चन में पी और क्यू कितने होते हैं? 1/2। इसमें भी टेल का सवाल है, पी और क्यू कितना होगा? 1/2। आर बताओ कितना होना चाहिए? आर क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट वन। क्या मैंने पढ़ा है आपको अभी एटलीस्ट वर्ड? एटलीस्ट में क्या करते हैं? एटलीस्ट वन का मतलब वन तो लिखना है, वन तो लिखना है, वन से ज्यादा, कितना ज्यादा? 2 3 4 कहां पे खत्म होगा? एन पे। अब एन तो हमें पता नहीं। एन अगर 10 होगा तो ये 10 पे खत्म होगा, 20 होगा तो 20 पे खत्म होगा। यहां बताओ, यहां क्या, यहां का आर बताना, राइट वाला। कम से कम दो उसने बोल दिया। एटलीस्ट टू का मतलब टू से शुरू करोगे, और फिर एटलीस्ट में उससे आगे जाना है ना भाई। तो 3 4 5 कहां तक है? एन तक। अब समीर गुप्ता बताओ, मैंने क्या बताया था आपको अभी, कि जब बहुत सारे केस हो तो क्या करते हैं? जब बहुत सारे केस हो तो क्या करते हैं? ये देखते हैं केस बच कौन सा गया है। तो बताओ, 1 2 3 4 एन, कौन सी वैल्यू आर की बच गई? सारी वैल्यू तो आई गई, 1 2 3 4 एन, बच कौन सी गई वैल्यू?
आर की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होती थी, बताइए क्या लिखवाया था मैंने आपको, 0 से n। तो इसमें 0 है नहीं, 0 तो बच गया ना, बाकी सब है इसमें। तो कौन सी वैल्यू बच गई, 0। इस वाले आर में कौन सी वैल्यू बच गई, 0 और 1। तो यहां पर हम सोल्व करेंगे आर की वैल्यू सिर्फ 0, और यहां सोल्व करेंगे आर की वैल्यू सिर्फ 0 और 1। तो मैंने क्या बताया, जब बहुत सारे केस हों तो जो बच जाए उसको सोल्व करो, और फिर उसको 1 में से माइनस कर देना। तो बताओ यहां लगाओ फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा पहले मैं लिख रहा हूं 1 माइनस, कोई मुझे बताएगा 1 माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, 1 में से मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि निकालनी तो 1 2 3 से लेकर एन की थी, पर हम गलत प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, गलत मतलब इनके अलावा जो है बच गया हम 0 की निकाल रहे हैं। तो इसलिए 1 में से क्या करना पड़ेगा आपने, माइनस। देखो जब भी बहुत सारे केस बने तो जो केस बच जाए उसकी निकाल लो, क्योंकि जल्दी निकलेगी, एक ही तो केस है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको आंसर को 1 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बताओ फॉर्मूला बताओ ना, क्या फॉर्मूला होता है, जो मेन फार्मूला था बताना जरा। अब मेन फॉर्मूला तो बता दो, NCR P⁻R, बताओ NCR, आर कितना है यहाँ पे, R0। P कितना है, 1/2, उसकी पावर R, और अगले Q की पावर भी N-R। N में 0 घटाओगे तो N ही आएगा। तो ये आ गया इतना। यहां बताओ इस वाले से, इस वाले में कितने केस बनेंगे, N में से 0 घटाएंगे तो N में R घटाना है ना, इस N में ये घटाना है, ये तो क्या आएगा, हाँ वन करे, अरे वन वो तो करेंगे ना, अभी करेंगे। यहाँ देखो यहाँ कितने केस बनेंगे, यहाँ बताइए 0 और 1 में कितने केस बनेंगे, 0 और 1 में बनेंगे 2 केस, और 1 में से इनको घटाएंगे ओब्वियसली। तो बताइए पहला केस कौन सा बनेगा, 0 का, अगला केस कौन सा बनेगा, 1 का। तो बता दो आप क्या आंसर बनेगा इसका। पहले 0 वाला केस बताओ ना भाई, NC0, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर N, ये तो पहला केस होगा। फिर दूसरा केस बताओ क्या बनेगा, NC1, एक बार तो 0 लेना था, अगली बार क्या लेना था, 1। फिर 1/2 की पावर 1, और अगले 1/2 की पावर N-1। N में से R को घटाते हैं ना हम, Q की पावर क्या होती है, Q की N-R। आ भी रहा है कुछ समझ में, बताइए। ये क्वेश्चन आपको लगेगा सर इतना टफ क्वेश्चन क्यों आया एग्जाम में, लेकिन ये 5 नंबर देगा, ये भी तो समझिए आप। ठीक है, कितने मार्क्स देगा आपको ये, 5। तो बताइए, आप मुझे बताओ जो ये वाली प्रोबेबिलिटी है इधर वाली, ये किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है उसने P के बराबर। तो पहले सोल्व कर लो, कितना सोल्व आप कर सकते हैं बताइए। 1 - NC0 कितना होता है बता दो, NC0 1 होता है, मैंने लिखवाया था आज। 1/2 की पावर 0 कितनी होती है, ये भी 1। और क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 की पावर N। और जो ये आंसर आया है, ये आंसर, ये देख लो यहाँ पर, ये पूरा आंसर 1 टेल की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर दे रखी है, P के बराबर। तो ये पूरा किसके बराबर आ गया, P के बराबर। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ बताना जरा ये क्या बनेगा। ये तो हमने पहले वाला सोल्व कर लिया, इसको सोल्व करो, इसको, इस वाले को। देखो बाहर 1 है, 1 - NC0 अगेन क्या बन जाएगा, 1, 1/2 की पावर 0, 1, 1/2 की पावर N क्या बनेगा, सिंपल 1/2 की पावर N, माइनस। यहाँ बताओ, ये बाहर माइनस है ना, NC1 क्या होता है, N ही होता है। 2 की पावर बताओ क्या आएगी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 की 2 पावर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ऑनलाइन वालों को दिखेगी नहीं, अब देखो, 2 की 2 पावर है, 2, नीचे वाले 2 की कितनी पावर है, यहाँ कितनी पावर है, यहाँ यहाँ कितनी पावर है, 1, और वहां कितनी पावर है, दोनों पावर जुड़ेंगी तो 1, और N-1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एन। 2 की पावर N। 2 की पावर N आएगा। बस, और ये, अच्छा ये जो ये आंसर है बस, और ये पूरा आंसर देख लो, सेकंड वाला सोल्व कर रहे हैं हम, ये पूरा आंसर किसके बराबर है, Q के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, Q के बराबर। ठीक बात है। अब मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है
ये खुद किसके बराबर है, 1 - 1/2 किसके बराबर है, p। और देखो यही तो है सेम यहाँ पर, ये रहा। तो क्या इसको p लिख दें हम यहाँ पर, तो क्या बनेगा देख लो आप, क्या बनेगा, p - n/2 किसके बराबर है, q। वहां q है ना, q को इधर ले आओ, p - q, q को इधर, इसको उधर, n/2 p - q कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, देख लो एक बार, 5/32। कंपेयर करना जरा इनको, n कितना होना चाहिए कि ये और ये सेम आ जाए, कंपेयर करो 5। ना, n 5 होना चाहिए। यहाँ भी देखो ना, 2 की पावर 5 करने पर कितना आएगा, 32 आएगा। ये हो गए 2.5 नंबर पक्के। कितने नंबर आएंगे बताइए यहाँ से, 2.5। तो n हमारा कितना है जल्दी बता दो, 5। मेहनत लग रही है नो डाउट, पर ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, और मेहनत तो लगेगी। अब इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे फिर तो बच्चा, मतलब हर कोई फिर तो 200-200 नंबर ले पाएगा। तो लेकिन ऐसा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यार आप कहोगे सर हमसे तो ये इतना दिमाग ना लगाया जाए। तो ऐसा है कि आपने अभी तक प्रैक्टिस कितनी करी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, कितनी करी है, 0। प्रैक्टिस तो भी आप घर जाके शीट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस करोगे तब लास्ट में लेवल इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। अभी जैसे मैं सोल्व कर पा रहा हूँ तो मैंने तो कई सवाल कर लिए इसके, आप भी जब घर पे 10 सवाल करोगे इसके, तो आपका लेवल भी बनेगा ऐसा कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा। पर मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पॉसिबल तो है इनको करना, देख लो आप। नहीं, एन कितना आएगा, 30, एन आएगा हमारा 5। अब मुझे बता दो पी कितना आया, पी, एन तो 5 आ गया, ये देखो ना पी, ये रहा, यहाँ 5 रख दो यहाँ पे, नहीं यहाँ 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, पी। तो बताना जरा, 1 - 1/2, 32, ये बराबर पी के है, तो पी कितना आएगा, 31/32। 31/32। पी अगर 31/32 है तो यहां रख के क्या क्यू नहीं निकाल लेंगे, पी यहां लिख लो 31/32। तो क्यू बताना जरा, क्यू उधर वो उधर, क्यू आ जाएगा 31 में 5 गया, 26/26 होगा ना, 26/32, ये क्यू है, वो पी था। अगला सवाल एनडीए में ये आया था इसी साल, पी प्लस क्यू कितना है, जोड़ना जरा पी और क्यू को। पी आया है ये 31/32, क्यू आया है 26/32, जब जोड़ोगे तो ऊपर कितना आएगा, 57/32। ये हो गया आपके अगले 2.5 नंबर। तो ये हो गया पूरा 5 नंबर का सवाल। एक तो उसने पूछा था पी प्लस क्यू बता दो, आपने एग्जाम दिया होगा, और एक उसने पूछा था एन बता दो। वेरिएंस वो देगा ना क्वेश्चन में, जैसे पिछले में डायरेक्ट दिया था कि वेरिएंस कितना था उसका, 8। वेरिएंस वो डायरेक्ट दे देगा जब देगा, जैसे इसमें तो वेरिएंस नहीं दिया, तो इसमें वेरिएंस हमने नहीं लगाया। आप बस ये चेक करो, पूरे बोर्ड पर पूरे क्वेश्चन का आंसर है। आप ये चेक करो इस बोर्ड पर कौन सी बात मैंने नई बताई आपको, नई, जो इस क्वेश्चन शुरू होने के बाद ही पता चली आपको। आपको मैंने एक एक बात बताई, ध्यान से देखो। क्या मैंने ये बताया था एटलीस्ट 1 आए तो क्या करते हैं, क्वेश्चन कराने से पहले नहीं बताया था क्या, एटलीस्ट 2 आए तो क्या करते हैं, बताया था कि भाई एटलीस्ट में आगे जाना है, एट मोस्ट में पीछे आना है। क्या मैंने ये बताया था कि जब बहुत सारे केस बने तो क्या करते हैं, बताना जरा, जो केस बच जाए उसको सोल्व करते हैं, और उसको फिर 1 में से क्या करते हैं, माइनस। क्या मैंने ये बताया था हेड टेल में पी और क्यू 1/2 लेना है। तो बस यही सब आपको सीख सीख के आप कर लोगे। तो ये है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एनडीए के क्वेश्चन, दिख रहा है आपको। नो डाउट थोड़ा टाइम लग रहा है इनको करने में, अब शॉर्टकट नहीं है इनका, ठीक है कि आप कोई एक ऐसे आप देखते ही देखते 1 सेकंड में आंसर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, क्या बोलते हो, कर लोगे ये। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे ना, ये तो मैं खुद ही करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, आप बार बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। दिखाओ बुक दिखाना जरा, एक पीवाई क्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको 2024 के, एक दो क्वेश्चन 2023 का मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। आप करके दिखाना कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। 356,
पेज पर है तो ये करो, एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ऊपर कोने में, यहाँ पर आप उसको करके दिखाएं। ठीक है, जो ऑनलाइन वाला बच्चा देख रहा है वो करे इस क्वेश्चन को। ये आया था 2023 के दूसरे पेपर में। ठीक है, मतलब लास्ट पेपर से लास्ट पेपर में ये आया था। कह रहा है कि एक आदमी है वो बीमारी से ठीक हो जाएगा, डिजीज से क्या हो जाएगा, वो रिकवर। उसकी प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की, डिजीज ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.8। 0.8 क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से 2% इस बीमारी से ठीक होंगे, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी। तो बस सिंपल सवाल है, कर दो इसको, ये पेपर में आ रहा बार बार। ऑप्शन है 0.000512, 0.02048, 0.2048, 0.0512। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से 2 बंदे ठीक हो जाएंगे, और बंदे की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। बताइए क्या आंसर इसका बनता हुआ नजर आ रहा है। फॉर्मूला वही लगाना आपने, NCR का, P की पावर R का, और Q की पावर N-R का। बताइए। बताइए, ऑनलाइन वाला बच्चा भी किसी का आंसर अगर आता है तो मुझे बताइए। बताइए, आ रहा है कुछ आंसर आपका, किसी का भी नहीं आ रहा। डी। ओके, बाकी किसी का अगर कोई आ रहा है तो वो भी बता दें। डी जो है ठीक, तो पता नहीं, हो सकता है, लेट्स सी। हो सकता है डी। बताइए, ऑनलाइन वालों का है किसी का। देखो मैं इसको कराता हूँ यार, ये पिछले साल आया था 23 में। देख रहे हैं, हर साल आते हैं 23 में, 24 में।
बार बार फॉर्मूला वही है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर। ये तो बहुत आसान आया था 23 वाला तो। एक बात मुझे बताइए आप कि डिजीज है किसी को और उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताना जरा। डिजीज के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8। तो ये सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है, हमें सक्सेस कब मिलेगी? जब डिजीज ठीक होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.8। 0.8 का मतलब 4/5। 8/10 करोगे तो 4/5। पी अगर 4/5 है तो क्यू कितना हो जाएगा? 1/5, क्योंकि हमें पता है ना पी और क्यू का सम 1 होता है। अब मुझे बताना जरा, कितने में से कितनी सक्सेस वो चाहता है क्वेश्चन में? 5 में से 2। तो एन तो कितना होगा? 5। और आर कितना होगा? आर 2 होगा। भाई 5 में से 2 सक्सेस चाहिए है ना, तो एन तो 5 होगा, आर कितना होगा? 2। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम? एन सी आर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बताओ, ये पिछले साल ये आया था। तो बताना जरा, एन कितना है? 5। आर कितना है? 2। पी कितना देख लो आप। पी को पॉइंट में ही रहने दे क्या, क्योंकि ऑप्शंस हमारे कैसे हैं? डेसिमल पॉइंट एक ही तो बात है। सीधा पॉइंट में कर लो, मतलब 4/5 मत करो, 8/10 लिख लो। और ये 2/10। तो नीचे 10 रहेगा तो सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो बताइए, पी हमारा 8/10 है, उसकी पावर आर है। क्यू हमारा 2/10 है, उसकी पावर 3 है। 3 कैसे आया? 5 में 2 घटाने पर आया। बताइए, 5C2 हर कोई कर सकता है। 5 × 4/2, ये भी मैंने आपको कराया आज। 8 की पावर 2 64 अपॉन 100 है। ये 2 क्यों लिया आर? हम्म। यहां पर क्यू 2/10 है ना। 1 में से जब 8/10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2/10। ये देखो ना, P प्लस क्यू कितना होता है? P प्लस क्यू 1। P प्लस क्यू अगर 1 होता है तो मैं क्या बता रहा हूँ, P निकालने के लिए 1 में से Q को घटाना है, और Q निकालने के लिए 1 में से P को घटाना है, ये बात है। तो 1 में से P घटा दोगे तो Q आ जाएगा। हाँ, 8/10। और 1/1 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2/10। ये 2 की पावर 3 कर दो 8 अपॉन 10 की पावर 3 कर दो 1000। इसको कर लो, कितना सोल्व हो रहा है? ये 2 को 2 पे करेगा, 10 से 1 पावर कट जाएगी। जो 64 × 8 कितना होता है? 512। और अपोन में आएगा 4 जीरो। ये आंसर देख लो। तो आंसर आएगा ये डी ऑप्शन। क्या आंसर बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, ये आंसर है। नहीं तो क्या ही मुश्किल सवाल है, देखना जरा, ये 23 में आया था। हाँ। नहीं नहीं नहीं, 5 में से 2 ठीक हो रहे हैं। ये 5 में से 2 क्या है? ये तो सक्सेस का नंबर है, कितने लोग सक्सेस होंगे। लेकिन सक्सेस किस चीज से होंगे? देखो आप, ये देखो ना, क्वेश्चन है क्या? 5 में से 2, ये तो एन और आर है। 5 में तो एन और आर है। आगे पढ़ो ना, 2% ठीक होंगे। तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी को तो पी लेते हैं, और ठीक ना होने को क्यू। पी और क्यू क्या होता है जो क्वेश्चन में दिया है? जैसे हेड टेल है, तो पी और क्यू 1/2 1/2। पी और क्यू का इन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, 5 और 2 से। 5 में से 2 सक्सेस चाहिए, तो एन 5 है, आर हमारा 2 है। पी और क्यू किस चीज में देखनी है? 5 में से 2 पर्सन्स क्या होने चाहिए? ठीक। तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी तो पी है, और ना होने की क्यू है। पी और क्यू उधर है। ये 5 और पी कितना हो गया बताओ? 0.8 तो सक्सेस ठीक होने की है, और ठीक ना होने की, इसको 1 में से घटा दोगे, 0.2, यानी 2/10। हाँ, बात तो वही है, पर पी और क्यू का उससे मतलब नहीं है। पी का और क्यू का मतलब किस चीज से है? जो काम हो रहा है, काम कितनी बार हो रहा है, उससे नहीं, काम हो क्या रहा है। तो
5 में से 2 बार तो हो रहा है, पर क्या काम हो रहा है? पर्सन ठीक हो रहा है। और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और ना होने की 0.2 है। तभी मिलकर क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 1। पी और क्यू कितना होता है बताइएगा? 1। तो ये पेपर में आता है, बताओ आप। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, किसी ने करा क्वेश्चन? आप दोनों में से किसी ने भी ये किया था? ये वाला बताइए। ठीक है। आपको भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बोलकर कि सर हमें एन समझ में नहीं आ रहा है, हमें आर समझ में नहीं आ रहा है, पी समझ में नहीं आ रहा है, या क्यू समझ में नहीं आ रहा, बताइए। ठीक है, तो देखो है आसानी। क्लियर हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप? क्लियर है बोल रहा हूँ सर। क्लियर। और दूसरा बच्चा जो है अभिषेक था शायद, बताना जरा, कहीं डाउट हो तो आपको। कैलकुलेशन में सर थोड़ा दिक्कत हो गई थी। हम्म। यस सर। कोई बात नहीं। कैलकुलेशन देखो एक ही तरीके से ठीक हो सकती है, जब आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब आप करेंगे, कैलकुलेशन आपकी ठीक होती चली जाएगी। तो बताइए, बाइनोमियल के और क्वेश्चन दो करने के लिए कि बाइनोमियल एनफ है? अरे क्यों छेड़ रहे, इसको रहने दो ना। हम्म। हम्म। एक दो और दे दो सर। एक एक दो और क्वेश्चन दे देता हूँ बाइनोमियल का, आप करके दिखा दो। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना बेहद जरूरी है। इससे हमारे 5 से लेकर 7.5 नंबर तक भी पक्के हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना, 7.5 नंबर कोई पहली बार नहीं आए हैं, बार बार आए हैं। हो सकता है अब की बार जो है वो 10 नंबर का दे दे क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। होने को तो ये भी हो सकता है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, वो ट्राई करना आप। इसी का है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। और वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था। पहले 16 में आया था, और 16 के बाद सेम क्वेश्चन 2023 में आया था। क्वेश्चन दिख नहीं रहा यार इस किताब में, इस किताब में कुछ क्वेश्चन मिसिंग है यार, बताओ। अभी तो टूटा भी नहीं यार, फिर आगे जाके ऐसे हो गएगी। चलो। लिखिए, वियतनाम है। क्वेश्चन ये है। अरे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि इन 4 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, हमने क्या फेंका बताना जरा? डाइस का जोड़ा फेंका है। हमने क्या फेंका है? डाइस का पेयर। अगर हमने डाइस का पेयर फेंका है, तो आप मुझे ये बता दो कि हमने क्या फेंका है? डाइस का पेयर। डाइस का पेयर मतलब 2 डाइस। जैसे 2 डाइस हमारे पास, 2 डाइस कितनी बार फेंकी है? 4 बार। तो 4 बार कोई काम हमने किया है, और काम क्या किया है कि हमने 2 डाइस का पेयर फेंका है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें डबलेट मिलेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें क्या मिलेगा उस डाइस के, डाइस पर डबलेट मिलेगा? एटलीस्ट 3 टाइम्स। एटलीस्ट 3 टाइम्स, ये सवाल है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी किसका? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बताइए, 4 थ्रो के अंदर एक डाइस के ऊपर अगर 4 थ्रो हम करते हैं डाइस का पेयर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें डबलेट मिलेगा? और कितनी बार मिलेगा मुझे बताइए? कम से कम कितनी बार मिलेगा? 3 बार हमें मिलेगा। तो इसको मैं ही कराता हूँ, आपको ये डबलेट नहीं मालूम होगा ना अभी। डाइस का पेयर का नहीं मालूम होगा। सॉरी। आप खुद करना चाहेंगे इसको? खुद करना चाहेंगे तो चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी खुद कर लो एक बार, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, फिर मैं कराता हूँ इसको। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को आज करा दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस भी करा दी है, और प्रैक्टिस वैसी करा दी है जैसे एनडीए में आते हैं हाँ क्वेश्चन, और पीवाई क्यू भी आपको करा दिया है। अब कर लीजिए, हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका?
बताइए, कोई आंसर दे भी पा रहा है इसका? बताइए, अगर डाइस को 4 बार थ्रो करेंगे, पेयर ऑफ डाइस को, तो डबलेट आएगा कम से कम 3 बार। ये क्वेश्चन आपको करना है, तो मैं इसको देखो करा देता हूँ, आप समझिए बात को। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, जो डाइस होती है ना, डाइस डाइस जो होती है उसको अगर हम एक बार थ्रो करते हैं तो केस बनते हैं 6। और जब डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं ना, तो केस बनते हैं 6 की पावर 2 36। और जब डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं तो केस बनते हैं 6 की पावर 3 216। तो मुझे एक बात बताना जरा, डाइस को जब 2 बार फेंकते हैं, 2 बार मतलब डाइस का क्या फेंकते हैं, पेयर। पेयर का मतलब कितने डाइस होता है मुझे बताओ? पेयर का मतलब कितने डाइस होता है? 2 डाइस होता है। अब 2 डाइस को कितनी बार फेंका आपने? 4 बार। तो पहले तो ये बताओ, जब 2 डाइस फेंकते हैं तो केस कितने बनते हैं वो देखो आप। डाइस को 2 बार देखो, डाइस को 2 बार फेंक लो या 2 डाइस एक साथ फेंक लो, केस कितने बनते हैं? 36। ठीक है। अब ये देखो ना, आप फेंक क्या रहे हो, पहले मुझे ये बताओ क्या फेंक रहे हो आप? डाइस। और कितनी डाइस? 2। 2 डाइस आपने फेंकी 4 बार, 2 डाइस आपने फेंकी। तो जब 2 डाइस फेंकते हैं ना, तो केस कितने बनते हैं? 36। और डाइस पे क्या आने की बात वो कर रहा है? 36 तो टोटल केस बनते हैं। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डाइस पर क्या आए, क्या बता, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, बस ये बता दो मुझे आप। प्रोबेबिलिटी डबलेट। बतानी है कि डबलेट आए। अब डबलेट क्या होता है? जब डाइस का पेयर आप फेंकते हो ना, पेयर मतलब 2 डाइस आप फेंक रहे हो, तो दोनों बार सेम नंबर आना चाहिए। तो मुझे बताना जरा, दोनों बार सेम नंबर कैसे कैसे आ सकता है डाइस पर? हो सकता है कि पहला नंबर 1 हो और दूसरा नंबर 1 हो, यही तो हो सकता है। 1 1 आ जाए, सेम सेम नंबर आना चाहिए। और कौन से नंबर आ सकते हैं सेम सेम? 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4, 5 5, 6 6, यही नंबर आ सकते हैं डाइस के ऊपर। तो बताओ, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, डबलेट के केस कितने हैं आप काउंट करोगे तो? ऑप्शन तो नहीं बनेंगे हैं, हाँ। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही। ये तो कंफर्म नहीं है, बट ऐसा देखो। आप मुझे बताओ, डबलेट की प्रोबेबिलिटी बताओ ना, कितने नंबर हैं डबलेट में? 6। और टोटल कितने नंबर बनते हैं 2 बार फेंकने पर? 36। तो 6/36, 1/6। तो पी प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की कितनी है? 1/6। और ना आने की क्यू कैसे निकालते हैं मुझे बताओ? जब 1 में से किसको घटा देंगे? पी को। 1 में से 1/6 घटा दो, 5/6। तो पी हमें पता चल गया, क्यू हमें पता चल गया। काम किया कितनी बार है? आप पढ़ो, पहली बार 4 बार, तो एन कितना है? 4। सक्सेस कितनी चाहिए है? सक्सेस कितनी चाहिए है? कम से कम 3। कम से कम 3 में 3 तो लिखना ही है। और 3 से बड़ा, 3 से बड़ा क्या? 4। 5 भी लिख दें बताओ इससे बड़ा? क्योंकि एन 4 है तो 4 ही सक्सेस मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो बताइएगा फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? NCR, P की पावर R और Q की पावर N-, यही पढ़ा है मैंने आपको आज। तो बताओ N कितना है, देख लो इसमें 4 है। 4C3, P कितना है आप देखिएगा? P कितना था हमारा? 1/6, उसकी पावर 3। और Q है 5/6, उसकी पावर 1। ये तो बन गया पहला केस। दूसरा केस बताओ, पहले केस में R कितना लिया हमने? 3। अगले केस में R कितना लेंगे? 4। तो लो यहाँ 4 लो, 4C4, 1/6 की पावर 4 और 5/6 की पावर 0। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पता है जल्दी सोल्व कैसे होता है? मैं करा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जल्दी सोल्व ऐसे होता है, आप मुझे बताओ दोनों क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? दोनों के अंदर, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6, वहां भी 6 और 6। इस 6 को पहले बाहर लो। मुझे बताओ 6 की पावर पहले वाली टर्म में कितनी है टोटल? भाई 3 तो यहां पर है, 1 यहां पर है, 3 और 1 4। यहां पर कितनी पावर है 6 की? 4 और 0 4। तो कितनी पावर 6 की बाहर आएगी? 4। नहीं,
6 की पावर 4 बाहर नहीं आएगी, 4 यहाँ पर है, 4 वहां पर है। अंदर क्या बचा है, 8 क्या 4 यहाँ 4 वहां, 4 ही बाहर आएगी जो सेम है दोनों में। अंदर बचाओ ना। अब एक काम करो, 6 को भूल जाओ। अंदर क्या बचा, 4c3। कितना होता है 4c3? क्या इस ऊपर वाले 4 में नीचे वाले 3 को घटाना चाहिए? घटाने से छोटा नंबर बन रहा है, घटाना चाहिए। तो 4c1। यहाँ देखो, 1 की पावर 3 1, 5 की पावर 1 5, प्लस 4c4 कितना होता है, क्या पढ़ा है मैंने आपको आज? 1। 1 की पावर 4 1, 5 की पावर 0 1, तो 1 ही आया। अब देख लो 4c1 कितना होता है। किसी के नीचे 1 आए तो क्या लिखवाया था आज? सेम n का n, यानी कि 4। 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 1 21, 6 की पावर 4 1296 आएगा। ये आंसर है, बस यही लक्ष्य, तुम यही बता रहे थे। तो ऐसे करना, आपने देख पा रहे हैं आप सवाल को। तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें n पता करना है आपको, इसमें आपको r पता करना है, आपको p पता करना है, और आपको क्या पता करना है, q। और फॉर्मूला बेसिक जो है वो लगा देना है आपने, NCR, वो ऊपर वाला, p की पावर r और q की पावर n-r। ठीक है। अब देखो 5 क्वेश्चन तो करा दिए मैंने, और अब इससे ज्यादा क्या ही कराएं। आप समझ जाओगे n क्या होता है, p क्या होता है। कौन सा, कौन सा फर्स्ट वाला जिसमें तुम्हारे हाथ पे लग रहा था? वो तो तुम्हारा ध्यान वहां था ना। उसमें भी यही था, उसमें क्या था, उसमें सेम ही क्वेश्चन था वो भी। उसमें एटलीस्ट पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन था वो, उसमें लेमडा निकाला था, 23 आया था वो। उसमें तुम चले गए थे ना बीच में से भैया। अभी समझ लेना क्लास के बाद। ठीक है। तो ये है, बताइए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, इतना ही रखें इसको या और कराएं, या कुछ 10 मिनट और पढ़ा दूं कुछ अलग? या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस कराता रहूं, क्या बोलते हो? अरे नहीं यार, किसकी कर तो ली प्रैक्टिस कितनी, एक नया टॉपिक कराता हूँ ना। टाइप यही है, टाइप एक तो इस फॉर्मूले पर सीधा सवाल आता है, और दूसरी टाइप इसकी वही है कि आपको मीन दे देगा, आपको वेरिएंस दे देगा, और फिर कुछ ना कुछ पूछेगा। तो आपने बस मीन का ध्यान रखना है, कितना लिखवाया मैंने, NP, और वेरिएंस कितना लिखवाया, NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लिखवाया, √NPQ, और मोड कितना लिखवाया, n+1 इंटू P, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात को समझ पा रहे हैं आप? इस प्रकार एक और टॉपिक कराता हूँ, छोड़ो ये इतना बहुत है। आप एक टॉपिक लिखो, आधा घंटा 20 मिनट और पढ़ लो। एक और टॉपिक जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि यार इतना आसान है क्या NDA करना, ऐसा टॉपिक मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, 10-15 मिनट और देख लो आप, वो टॉपिक भी सीख ही लो। वो टॉपिक सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो हटा दूं इसको, बताइए बताइए आप। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ सिद्धार्थ, कहाँ डाउट है बताइए। डबलेट कितने नंबर होते हैं? डबलेट, डबलेट मतलब जो सेम सेम आए, तो कितने नंबर होते हैं डबलेट? 6 नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट कितने नंबर होते हैं? 6। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर 6 लिख दिया, डबलेट 6 ही होते हैं। और टोटल नंबर कितने होते हैं, इसलिए नीचे 36 लिख दिया, फिर इसने इसको काट दिया 1/6 पे। टोटल 36 ही क्यों होते हैं? क्योंकि दो बार दो टाइम, मतलब 2 डाइस फेंकी है। अगर 3 डाइस फेंकता तो टोटल केस कितने होते? 216। ट्रिपलेट भी 6 ही होंगे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 6 ही नंबर। कर लोगे बात, नहीं कर लोगे? अब ऐसी बात कर लो जो इतनी आसान है, जो हर बच्चे को आती है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है। क्योंकि यार प्रोबेबिलिटी के ही आप कितने 20-25 नंबर ले सकते हो, पर बच्चे नहीं लेते हैं। प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है। देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने कितना पढ़ा है आपको, या जो अभी बच्चे रिजल्ट आएगा पता लगेगा कितने ने NDA निकाला नहीं निकाला। रिजल्ट भी आने वाला है, आई होप सो। कितने दिन में आ जाएगा? 3 हफ्ते बाद होता है ना।
21 दिन बाद आता है तकरीबन, मतलब 21 दिन बाद कभी भी आ सकता है, 2-3 हफ्ते बाद आ जाता है। पहले तो बहुत लेट आता था, हो सकता है अभी भी 1 महीने बाद आए, बट कुछ कह नहीं सकते। आप एक बात मुझे बताइए, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, पर आप मुझे बस ये बता दो, क्या सबको ये फॉर्मूला मालूम है, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ये आई थिंक हर बच्चों को मालूम होता है, चाहे वो 11th क्लास में हो, चाहे 12th में हो, या एनडीए की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ये सेट्स में भी आता है। तो ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी और माइनस में उनका इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला सुना है? बताइए, आपने 11th क्लास में सुना होगा। ए यूनियन बी किसके बराबर आता है? ए प्लस बी और माइनस उनका इंटरसेक्शन। इन सब के आगे अगर मैं पी लगा दूं, सबके आगे क्या लगा दूं? पी, तो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल हो जाता है। अगर सबके आगे पी लगा दूं तो किसका क्वेश्चन बन जाता है? ये प्रोबेबिलिटी का। तो ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए प्लस बी माइनस उनका इंटरसेक्शन। अब इसके बारे में बेसिक बेसिक बातें बातें देखो आप। पी ए का मतलब क्या है? पी ए क्या मतलब इसका? यहाँ पर है ना, इस सवाल में 2 इवेंट हैं। इस सवाल में एक इवेंट तो ए है और एक इवेंट बी है। ए का मतलब क्या है? ए के होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना। और बी का मतलब क्या है? बी के होने की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बताओ? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन दोनों कॉमन। एक कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। और यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है आइदर ए और बी, या तो ए होगा या बी होगा, या एटलीस्ट ए और बी। देखो, यूनियन का मतलब जो होता है ना, यूनियन का मतलब नाम जैसे लिखते हैं प्रॉपर, वो होता है आइदर ए और बी की प्रोबेबिलिटी। आइदर ए, या तो ए होगा या बी होगा, या एक इसका लिखते हैं एटलीस्ट ए और बी, कम से कम ए और बी। ये दोनों नाम इसी के हैं यूनियन के, यार समझिए बात। यूनियन के 2 नाम होते हैं, कौन से नाम? आइदर ए और बी और एटलीस्ट ए और बी। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एक साथ होना, कॉमन। अच्छा जी, आप एक बात बताओ मुझे, जो यूनियन है, किसकी बात मैं कर रहा हूं बताना जरा। यूनियन, देखो एक बात समझना, हल्की सी बात है, उस पे 5 नंबर एनडीए में आए थे इसी बार 10 दिन पहले। एक बात मुझे बताओ, जो ए है, ये कोई इवेंट होगा ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? किस किस के बीच में होगी ये बताओ? इसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0 से लेकर 1 के बीच में। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी सुनी आपने कभी? 1 से बड़ी तो नहीं होती प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक होगी। मान लो आप कि 0.8 है, ठीक है। बी की प्रोबेबिलिटी बताना जरा। वही है, बी कोई इवेंट है, कम से कम उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 होगी। कुछ भी मान लो आप, 0.6 है। फिर बात करते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, कम से कम कितनी होगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, ये सवाल है। कम से कम कितनी होगी या ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? आपको एक बात मालूम है? देखो, ए की प्रोबेबिलिटी कहां तक गई है? 0.8। 0.8 का मतलब 80%। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6, 60%। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे बताओ, ये एक साथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आपको मालूम है? ये ए इंटरसेक्शन बी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो ये ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में जो नंबर छोटा है उतना हो सकता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 0.6। तो इनके कॉमन चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 0.6। 0.6 से बड़ी तो नहीं हो सकती। एक बात बताओ मुझे, कोई बोलेगा सर ये 0.7 क्यों नहीं हो सकती? 0.7 का मतलब, अच्छा, ये जो 0.7 है, किसकी प्रोबेबिलिटी है? ए की भी और ए के साथ बी की भी। जब बी की खुद 0.6 है, तो फिर वो यहाँ पर 0 आपने बढ़ा कैसे दी उसको? तो आपने क्या करना होता है, इन दोनों में जो नंबर छोटा है वहां तक ये नंबर जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, ये बात होती है।
और अब एक बात कर ले, आखिरी बात यूनियन की। यूनियन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, ये बात होती है। ए का बी का जो यूनियन है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1। ये बेसिक बेसिक बात है, इन पर 5 नंबर एनडीए में मिले आपको इस बार। देखो मैं कराता हूँ क्वेश्चन जो एनडीए में आया था। ठीक है, इतनी हल्की फुल्की बात, एक फॉर्मूला लिखा और इसके ऊपर क्वेश्चन एनडीए में आए थे। और ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप कहोगे सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो सबको पता रहता है ऑलमोस्ट। ये फॉर्मूला तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बताया था, ये फॉर्मूला हर टीचर पढ़ाता है, चाहे कोई टीचर कहीं भी पढ़ा रहा हो, ठीक है, किसी भी बैच में, ये हर सबको ही बताता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो करके देखिए आप। अरे यार क्या फॉर्मूला है? यूनियन किसके बराबर है? ए प्लस बी माइनस में उनका इंटरसेक्शन। और आपको मालूम है जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया भी था, वो कितने नंबर का आया था? सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का। और अभी 10 दिन पहले देखो क्वेश्चन ये आया था पेपर में कि ए और बी दो इवेंट है, उनका जो यूनियन है, उनका जो यूनियन है वो बड़ा और बराबर है 0.75 के। और उनका जो इंटरसेक्शन है ना, उनका जो इंटरसेक्शन है वो वैल्यू 0.125 से लेकर 0.375 तक हो सकती है। क्या हो सकती है? 0.125 से लेकर 0.375 तक हो सकती है। अब एक बात मुझे कोई बताएगा कि इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, किस किस के बारे में दिया, ये क्वेश्चन है, बस बताना जरा। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दी है उसको बताओ मुझे, क्या वैल्यू दी है उसने ए यूनियन बी की? उसने दिया है कि भाई 0.75 के बराबर होगा या उससे बड़ा। बड़ा तो कितना बड़ा? यूनियन यूनियन कितना बड़ा हो सकता है? वहां बताया ना मैंने, यूनियन यूनियन कितना बड़ा हो सकता है? 1 तक। तो ये वैल्यू कहां तक जा सकती है? 1 तक। तो यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस सवाल में? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.75। अच्छा, इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन कहां से कहां तक हो सकता है? 0.125 से लेकर 0.375। मतलब इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू उसने क्या दे दी? 0.125। और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे दी? 0.375। अब एक बात मुझे बताइए, फॉर्मूला कौन सा होता है जिसमें यूनियन आता है, जिसमें इंटरसेक्शन आता है? कौन सा फॉर्मूला है वो? यही तो है जो अभी लिख के मैंने हटाया है। क्या फॉर्मूला है? ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए प्लस बी माइनस में उनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या बचेगी? इस ए प्लस बी की वैल्यू क्या बचेगी बताना जरा। यूनियन प्लस इंटरसेक्शन, ये बचेगी नहीं बचेगी? ए प्लस बी की वैल्यू क्या बचेगी? वो माइनस इधर प्लस में नहीं आ सकता। अब मुझे बताइए 5 नंबर का ये सवाल आया था कि ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2.5 नंबर। और ए प्लस बी की, इसी ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो एक बात बताओ मुझे, ए प्लस बी की कैसी वैल्यू पूछी है? मैक्सिमम। तो आप इसको भी मैक्सिमम ले लो, इसको भी मैक्सिमम ले लो। मुझे बताओ यूनियन मैक्सिमम कितना होता है? ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना? 1। और इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना दे रखा है? पढ़ लो, 0.375। क्या आंसर आ गया? 1.37। अच्छा, अब मिनिमम बताओ, मिनिमम वैल्यू यूनियन की, मिनिमम वैल्यू यूनियन की मिनिमम, मैक्सिमम तो 1 होती है, मिनिमम दे रखी है 0.75। इंटरसेक्शन की मिनिमम 125। जोड़ना जरा इनको, 0.75 क्या बनेगा? ये यही बना है। 0.75 में जोड़ना जरा 0.125 क्या बनेगा? यही बनेगा है ना, 8 आएगा, 0.875। ये आंसर है। आप देख रहे हैं, ये है 5 नंबर का सवाल एनडीए का, जो कब आया था? 10 दिन पहले। और ये बच्चे एग्री करेंगे, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इन्होंने तो दिया होगा एग्जाम, ये जो है सैम है या अभिषेक है, आपने एग्जाम दिया होगा अभी, ये एग्जाम देखा होगा। और देखो कितना आसान सवाल एग्जाम में आता था, ये क्या ही सवाल है बताइए। 5 नंबर है ये, आप समझिए बात को।
वे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जेई मेंस का मैथ्स कराओ हमें, क्योंकि पेपर ऐसा आ रहा है। कैसा पेपर आ रहा है बताना जरा, ये क्या सवाल है बताओ, आसान है कि नहीं कितना। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का अंदर दे रखा था, सबके आगे पी लगा रखा था, पी लगा रखा था तो प्रोबेबिलिटी का सवाल मान लेंगे इसको। इन सब के आगे पी था, मतलब इसको प्रोबेबिलिटी ना मान के सेट्स भी मान सकते हो कि सेट्स का सवाल है। सेट्स में भी नंबर नंबर दे रखे हैं, बस प्रोबेबिलिटी का बस इसमें ये पता होना था कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है वो यूनियन की कितनी हो सकती है, बताना जरा मुझे। यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है मैक्सिमम। मतलब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम 1 ही होती है ना, उस हिसाब से। इंटरसेक्शन की तो दे रखी है इस सवाल में फिलहाल तो। इंटरसेक्शन मैक्सिमम 1 कैसे होगी? इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए किसका, सेट्स का। देखो मैं कराता हूँ, सेट्स की बेसिक बातें थोड़ी बता देता हूँ आपको मैं। एक बात मुझे बताइए, सेट्स आपने सुने होंगे, जैसे ए सेट है, सेट में एलिमेंट ले लें 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट में ले लें 3 4 5 6, ठीक है। ए की ए ले में ले ली और बी में ले लिए। आप मुझे बताइए टोटल इनमें कॉमन कितना आया, कॉमन क्या क्या आया है? कॉमन आया है 3 और 4, ठीक है ऐसा। या यहाँ पर 6 ही ले लें बस, 3 4 5 ले लिया। कॉमन कितना आया बताना जरा, 3 और 4। मुझे बताना जरा, कभी भी जो कॉमन है उसके अंदर एलिमेंट बी से ज्यादा हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते बताओ? वही लेने हैं। तो वही मैंने बताया अभी, मैंने क्या बोला था, जैसे ए की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, बी की 0.6 है, तो इनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी इस बी से ज्यादा कैसे हो सकती है जब इसके एलिमेंट इससे ज्यादा नहीं हो सकते? वही तो बात है ना, कॉमन चीज कभी भी इन दोनों में से किसी से आगे नहीं जा सकती। आप खुद सोचो ना, ए में एलिमेंट 4 है, बी में एलिमेंट 3 है, तो क्या कॉमन एलिमेंट कभी भी इन दोनों से ज्यादा हो सकते हैं? जब वो एलिमेंट इसमें होगा तो ऑब्वियसली इनमें भी होगा, तभी तो कॉमन लिया आपने। तो कॉमन चीज कभी भी इन दोनों से बड़ी नहीं हो सकती, ना बी से बड़ी हो सकती, ना ए से बड़ी हो सकती। कॉमन हमेशा इन दोनों में जो छोटा है इक्वल हो सकती है बस, है ना। तो ये बात है, लेकिन जो यूनियन है, यूनियन देखो ना, यूनियन कितना आएगा बताओ इनका। ए का बी का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 5। यूनियन में सब एलिमेंट आ गए, यूनियन सबसे बड़ा होता है, ए से भी बड़ा हो सकता है, बी से ही बड़ा हो सकता है, तो ये 1 तक जा सकता है। इंटरसेक्शन 1 तक नहीं जाएगा, जब यही 1 तक नहीं जाएगा तो ये कैसे जाएगा 1 तक? ऐसा दिमाग लगाना आप। तो बस यही था प्रोबेबिलिटी में, बताइए आप। अच्छा जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे आपको। अभी पढ़ाना है क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? देखो एक प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, बाकी कल कल भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, हम लगातार 2 दिन यही पढ़ते हैं। देखो आप मुझे एक बात बताइए, जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, ये कब, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आज आपको, लास्ट बात मैं बता रहा हूँ बस आज की। ए यूनियन बी मैंने क्या बताया, ए प्लस बी माइनस में उनका इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब कितने इवेंट हो, 2 इवेंट हो। पर अगर मान लीजिए 3 इवेंट हो तो फॉर्मूला बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। जैसे यहाँ ए का बी का यूनियन था, यहाँ कितनों का यूनियन होगा, ए का बी का और सी का। तो बताओ 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बड़ा आसान है। आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखो ऊपर वाले में किस किस को जोड़ा था, ए को बी को। यहाँ किसको जोड़ेंगे, ए को बी को सी को, क्योंकि यहाँ 3 है। ऊपर वाले में किसका इंटरसेक्शन घटाया था, ए का और बी का। यहाँ किस किस का घटाओगे, यहाँ ए का बी का, बी का सी का और सी का ए का। बस इसमें लास्ट में हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं एनडीए में अभी 10 दिन पहले 5 नंबर का सवाल तो इस पर आया जो अभी मैंने करा दिया, और 5 का इस पर आया। बात समझ पा रहे हैं कितने फ्री के नंबर बांटे उन्होंने इस बार? नहीं,
10 नंबर इन्हीं फॉर्मूलों पर, 10 नंबर के आए थे ये मैथ्स में। और कुछ बच्चे तो आप देखिए नंबर, जैसे अभी ये अभिनव था, वो पढ़ ही नहीं रहा, अभी आएगा वो कह रहा कि मेरे को नंबर ही नहीं आए। और क्वेश्चन पेपर ऐसा ऐसा आ रहा, बताइए आप। तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, बताना जरा ए। पिछले वाले की लैंग्वेज वही तो थी, ये जो मैंने लिखा। लिखिए। लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो बस आप। अच्छा बताना, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, बताइए आप। ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में उनका इंटरसेक्शन तीनों का, और फिर उनका तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ देंगे। ठीक है। अब सुनिए बात। ए की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी 0.6, तो ए कितना दे दिया, मैं इनके ऊपर लिख देता हूँ 0.6। ये इसी बार आया था 10 दिन पहले। बी दे दिया 0.4, सी दे दिया 0.5। ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, देखो ए का सी से इंटरसेक्शन या सी का ए से, बात वही है। ये 0.3 दे दिया, और ये वैल्यू 0.2 दे दी। ठीक है, ये सब बातें दी उसने। और उसने बोला ए यूनियन बी यूनियन सी ये बड़ा और बराबर है 0.25 के, और ए यूनियन बी वो दे दिया 0.8। ये सवाल उसने दिया, देखो आप बोर्ड पे आपके सामने है। तो सब कुछ उसने ऑलमोस्ट दे ही दिया, वैल्यूज काफी वैल्यू दी है उसने। और बस आसान सवाल है। देखो एक बात मुझे बताइए, इस फॉर्मूले में ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, आप उनको जोड़ दो। जोड़ो भाई ए बी सी को। ए 0.6 है, बी 0.4 है, सी 0.5 है, ए बी सी का जोड़ कितना, 1.5। है ना, देखना जरा कितना आसान, आपको मजा आएगा देख के कि सर ये भी एनडीए में आता है, और ये अभी का पेपर है। इनका जोड़ बताना, इसका 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 1.5। तो मैं यहाँ लिख दूं 1.5, बताइए जैसे मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर, 1.5। ठीक बात है। ए यूनियन बी यूनियन सी है ना ये इधर। अरे अभी आगे लिख रहा हूँ ना, ये यहाँ से यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ, अब आगे कर रहा हूँ ना, माइनस माइनस। ए इंटरसेक्शन बी उसने नहीं दिया है, बात को समझिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, एक बात मुझे बताइए जरा, ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो। ए यूनियन बी दे रखा है उसने, ये रहा। ए यूनियन बी कितना है, अरे 0.8 यहाँ पर, 0.8। ए कितना है, ए ये रहा 0.6। बी कितना है 0.4। तो क्या यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताना इंटरसेक्शन। ये वैल्यू यहाँ आएगी और 0.8 घटेगा। 0.6 और 0.4 1 होता है, 1 में जब 0.8 घटेगा तो क्या बचेगा, 0.2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। बी इंटरसेक्शन सी उसने फिर से नहीं दिया। ये कितना दिया, ये 0.3। आखिरी वैल्यू कितनी दी, 0.2। बस। और यहां से देख लो आप, क्या ही बचा। इस 0.2 से 0.2 कट गया, 1.5 में 0.3 घटा ना, 1.2 माइनस में बी इंटरसेक्शन सी। उसने वैल्यू निकालने के लिए बोला है बी इंटरसेक्शन सी की, तो कितनी आई वैल्यू, बी इंटरसेक्शन सी, इसको यहां ले आओ, और 1.2 में क्या घट जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मुझे बताइए क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां देखो 0.85 या उससे बड़ा, ग्रेटर भी तो है। तो एक बार तो इसकी वैल्यू क्या ले लोगे आप, 0.85। तो लेना 0.85, क्या आंसर बनेगा 0.35। और एक बार इसका आंसर क्या ले लोगे आप, एक बार तो हमने ये जो यूनियन है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसा ले लिया, 0.85 मिनिमम, और एक बार ले लेंगे मैक्सिमम। यही वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी की प्रोबेबिलिटी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो एक बार इसको 0.85 की बजाय क्या ले लेंगे, 1। तो एक बार 1 ले लो तो क्या जाएगा, 0.2। तो बी इंटरसेक्शन सी के कितने आंसर आ गए, 2। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 2.5 नंबर तो ये पूछा था। छोटा कौन सा है,
0.2, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये हो गए 5 नंबर एनडीए में। फिर से देख रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी और इसी की मिनिमम पूछी थी। प्रोबेबिलिटी का सवाल दे रखा था ये। ये देखो, अगर यूनियन ना दे तो फिर ये कैसे आएगा? ये फिर नहीं आ पाएगा। देखो, ये 3 डायरेक्ट दे दिए, इसके लिए यहाँ पर ये तीनों दे दिए, ये पूछ लिया, ये दे दिया, ये दे दिया, सब कुछ तो दे दिया उसने। बस क्या ही सवाल है। यूनियन की वैल्यू क्या दे दी? यूनियन इसकी वैल्यू ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कम से कम 0.85 ले लिया एक बार, और अगली बार 1 ले लिया, तो 2 आंसर लेंगे तो 2 आंसर आएंगे। उसने दोनों पूछे थे। एक बार तो 0.85 घटाना था, और एक बार कितना घटाना था बताइए? 1। क्योंकि यूनियन मैक्सिमम कितना हो सकता है बताइए आप? 1 हो सकता है। तो ये एनडीए में आया था। तो कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने प्रोबेबिलिटी के? आज बताना जरा आपको। 17.5 नंबर के 7 क्वेश्चन ही करा दिए। 5 का ये, 5 का इससे पिछले वाला, और 3 किसके करा दिए? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के करा दिए। नहीं करा दिए बताइए? तो ये है प्रोबेबिलिटी। बताओ, इतनी मुश्किल तो नहीं यार। बच्चे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी छोड़ के चले जाएं क्या? ऐसे ऐसे सवाल करते हैं बच्चे, बताइए। तो बताइए, प्रोबेबिलिटी इतना मुश्किल है नहीं, पर अगर आप थोड़ा पढ़ पाओ तो। नहीं, एक लड़के ने मैसेज किया एग्जाम से पहले कि सर प्रोबेबिलिटी छोड़ दूं क्या? अब ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, बताइए बच्चे। ठीक है जी। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, यही आपकी क्लास थी प्रोबेबिलिटी की। एक क्लास कल और होगी। कल हम प्रोबेबिलिटी में कुछ और करेंगे, जो आपका मन करेगा ना, आप मुझे बताना कि सर प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले बता दो, प्रोबेबिलिटी में डाइस करा दो, प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करा दो, बेस थ्योरम करा दो, जो भी आपका मन कर रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं। कुछ बात है तो आप अभी कह सकते हैं, फिर क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, कोई बात आपकी? सर जैसे आप यूट्यूब में सीट भेजते थे ना सर, व्हाट्सएप में, यहाँ पे भी इसकी भेजोगे सर? हाँ, यहाँ पर मतलब ऑनलाइन में आपको शीट मिलेगी, शीट। ठीक है, उस शीट को अभी, पर अगर आपको अभी रात को करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है। सर एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी बनानी जरूरी है, उस सीट सीट से प्रैक्टिस करें। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी बनाने का फायदा तब है जब आपका बेस बिल्कुल कमजोर हो। अभी देखो, एनसीईआरटी मत करो यार। एक बात बताओ ना, क्या पढ़ना आपको मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको ये पढ़ना है कि एक तो जो मैं शीट दूंगा, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी की बात कर लें, तो प्रोबेबिलिटी की एक जो मैं शीट दे रहा हूँ वो थोड़ी अच्छे लेवल की है, उसमें 100 क्वेश्चन मान लो आप। और प्रोबेबिलिटी के ही पिछले 7 साल के 100 क्वेश्चन ये मैं दे दूंगा आपको। तो 200 क्वेश्चन कर लो। जो ये 100 होंगे नीचे वाले, ये होंगे 16 से लेकर 23 तक के। तो बस ये 200 क्वेश्चन एनफ है। अब ना एनसीईआरटी करनी, ना आर एस अग्रवाल, ना कुछ और, ना कुछ और। पीवाई क्यू भी हो गए हमारे 100, और नए क्वेश्चन भी हो गए 100। 200 क्वेश्चन बहुत है। 200 क्वेश्चन करो आप। ठीक है, इन 200 क्वेश्चन करने के बाद फिर आप कोई भी बुक उठाओ, आपको सब कुछ आता मिलेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, देखो जो ये 16 से 23 वाले हैं ना, ये तो मैं यूट्यूब पे कराने वाला हूँ वन शॉट। मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं पिछले 7 साल में, 16 से लेकर 23 तक के, कितने क्वेश्चन आए होंगे मान लो? 100। तो ये कितने घंटे में होंगे? ये 4 घंटे में। ऐसे मैं हर चैप्टर के कराने वाला हूँ। एक तो वो देख लेना यूट्यूब पे, और खुद भी कर लेना, डाउट ले लेना, और जो शीट में दूंगा उसको कर लो बस। और क्या ही बचे? इतना काम ही नहीं करते बच्चे। 200 क्वेश्चन कितने दिन में होंगे? देखो, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी मैं कराता हूँ क्लास में 4 दिन में, 5 दिन में, और क्वेश्चन कितने दे रहा हूँ आपको? 200। तो अगर आप मान लो ये पीवाई क्यू ही करो, सिर्फ पीवाई क्यू करो, तो डेली के आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 5 दिन में, अगर चैप्टर खत्म करना है। और अगर साथ में दोनों करोगे तो आपको डेली के 40 सवाल करने पड़ेंगे। पर आप एक बात ये क्यों नहीं देखते कि आपको पूरा मैथ्स थोड़ी पढ़ना है यार? आप ये देखो ना कि आपके, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, कि आप अगर 50 क्वेश्चन, आज माहौल ऐसा ही बन चुका है, 50 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दो तो आपकी मैथ का कट ऑफ क्लियर है। आपके 50 क्वेश्चन सही करने पर आपके 100 प्लस नंबर बनेंगे, 100 प्लस मैथ्स में बनेंगे, 200 प्लस जीएटी में, 300 प्लस पे क्लियर हो रहा है आपका आजकल। नहीं, 2023 की सच्चाई क्या है
कि 320 नंबर पर क्लियर आपका। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम 320 का ही पढ़ेंगे, पढ़े तो हम ऐसा कि हमारे 70-80 क्वेश्चन ठीक हो। पर जिस बच्चे को ये सुन के डर लग रहा है कि सर ये इतना काम कैसे हो पाएगा, तो इतना डरो मत, आपने इतना भी नहीं करना, आपने पूरा सिलेबस ना भी करो तब भी आप 50 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। हम्म 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 मैं बताता हूँ, देखो 50% सिलेबस ऐसे नहीं करना आपने। आपको जो मैं हाई वेटेज चैप्टर नहीं बताता हर बार, वो हाई वेटेज चैप्टर अभी मैंने 2 दिन पहले भी कहीं बताए थे, तो उसमें है ना 75 क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे। जो 10 चैप्टर मैं बता रहा हूँ जिनकी वेटेज ज्यादा है, उनसे बन रहे हैं 75 क्वेश्चन। तो पहले तो इन 10 को करो आप, और फिर जो इसके अलावा जो 15 चैप्टर बच गए फिर उनको करो आप। तो पहले तो उन 15 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बताइए आप? 45। आप समझ पा रहे हैं? इन 10 चैप्टर से 75 आ रहे हैं, और 15 से कितने आ रहे हैं? 45। तो इसके हर चैप्टर से 3 ही सवाल आ रहे हैं एवरेज। ये हर चैप्टर से 7.5 सवाल आ रहे हैं। तो पहले इसको करो। 10 चैप्टर तो आप 2 महीने में खत्म कर लोगे। तो जो मैं बता रहा हूँ कि 200 क्वेश्चन करने हैं आपने, आपको लगा सर इतने ज्यादा कैसे होंगे, वो 200 क्वेश्चन सिर्फ इनके करने हैं आपने 10 चैप्टर के, क्योंकि ये मेन चैप्टर है। लेकिन जो आसान, जो चैप्टर की वेटेज कम है, उसके आपने 50 सवाल ही करने, इतने ज्यादा नहीं करने। बात समझ पा रहे हैं आप? 50 सवाल, 60 सवाल, खत्म। तो ये 200 क्वेश्चन आपने हर चैप्टर के नहीं करने, 200 क्वेश्चन सिर्फ किस चैप्टर के करने हैं? जिनकी वेटेज ज्यादा है। जैसे एक चैप्टर है सर्कल, जब सर्कल का क्वेश्चन ही एक आना है और हल्का क्वेश्चन आना है, तो सर्कल के 30 क्वेश्चन भी बहुत हैं, उन्हीं 30 में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। नहीं, एक चैप्टर है बाइनरी नंबर, क्या बाइनरी नंबर के 200 सवाल करोगे तुम? बाइनरी के 40 सवाल बहुत हैं, 30 सवाल, 40 भी ज्यादा ही है बाइनरी के, है ना। एक चैप्टर है लोग, उस लोग के 40 सवाल कर लो, बहुत है। तो मैं बता रहा जो 200 क्वेश्चन की बात है वो सिर्फ इन 10 चैप्टर्स की बात है। और 200 करने के बाद इन 75 क्वेश्चंस में से मैं मानता हूं कि आप 50 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से कर लेंगे। कहाँ से? 75 से 25 यहाँ हटा दो, और जो ये 45 बच गए, इनकी भी तो 30-30 करके जा रहे हो, इन 45 में से भी तो कुछ 10-15 करोगे, तो इससे तो 65 हो गया। पर ये होता नहीं है, बात ऐसे ही लिखने में बड़ा आसान है, बच्चे कर नहीं पाते यार, वो मुझे पता नहीं क्या ही रीजन है ना। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, आप ये 10 चैप्टर के कितने क्वेश्चन कर लो, 200-200। 10 चैप्टर में लिखवाता हूँ बार बार यार, कल लिखवा दूं या अभी लिखवा दूं? अभी लिखवा दूं? टाइम होने वाला है यार अभी जाने का। नहीं नहीं, ये कल गेम कल चेंज कल पे कल लिखवाते हैं कल। ठीक है, अभी 7-3 हो गए। कल बताता हूँ मैं 10 चैप्टर, वही है ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, 1000 बार मैं बता चुका हूँ, कल फिर बता दूंगा, ठीक है। सर, चलिए। ये गेम चेंजर बैच का सर पहला लेक्चर आज से ही हो रहा है? नहीं नहीं, इसका है ना, देखो दिक्कत क्या है ना, मैं लगवा रहा हूँ अभी डिजिटल बोर्ड, तो उसमें लग रहा है थोड़ा यस टाइम। सर। तो उसमें लगेगा, आप मानो 8 दिन और लगेंगे। आज 2 तारीख है ना, 10 तारीख से पैनल पे पढ़ाएंगे हम, तो 10 तारीख से बैच स्टार्ट होगा जो मुझे लगता है। तो तब तक मैं अब देख रहा हूँ, या तो मैं सोच रहा हूँ इसी बोर्ड पे शुरू कर दूं 1 हफ्ते के लिए, और फिर 10 तारीख से अपडेट करें, ऐसा ही करना यस। पड़ेगा। तो जो बैच ऑनलाइन वाला बैच है ना, 1 हफ्ता तो चलेगा सिंपल बोर्ड पे, और 10 तारीख के बाद चलेगा उस पे। तो मैं कोशिश करूंगा मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट करने की रेगुलर, ठीक है, मंडे सर से। मैंने सर आज पहली बार सर आपका ये जो मीटिंग सर ज्वाइन किया है, हाँ और हाँ फर्दर बाद ज्वाइन किया है सर। तो हाँ आधा हाँ। समझ में भी आया और आधा तो सर थोड़ा सा कम समझ में आप आया। लेट आए, कोई नहीं, इसकी ना होता क्या है कि इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको मैं, इसकी क्लास रिकॉर्डिंग अभी व्हाट्सएप पे ले लेना, मेरे से भेज दूंगा, बिल्कुल। उस रिकॉर्डिंग को देख लेना आप। ठीक है, क्लास यस रिकॉर्ड भी हो सर। रही है साथ के साथ, ठीक है। यस। तो रिकॉर्डिंग ले लेना मेरे से। थैंक यू सर। चलो फिर कल मिलते हैं 5 बजे, ठीक है। चलो जय हिंद ओके ओके, सर, सर। हैव अ गुड डे सर। जय हिंद, टेक केयर। जय जय हिंद हिंद सर, सर। जय हिंद सर।